नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला के मेंस मास्टरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पूरा टॉपिक एक ही क्लास में है ना, वो है ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये जो मेंस मास्टरी प्रोग्राम है उसके बारे में आप जल्दी से 30 सेकंड में जान लो। इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर नोट्स अच्छे हों, जो पेपर में आता हो वो चीजें नोट्स में हो, बहुत कम हो, बहुत छोटे हो, तो सेल्फ स्टडी से अच्छी स्टडी कोई भी नहीं है। तो जैसा हमारा चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी वाला, उसके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। हम चाहें तो जियोमॉर्फोलॉजी के एक एक टॉपिक की छोटी छोटी वीडियोस भी आपको दे सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके आपको पूरी जियोमॉर्फोलॉजी की समझ दी जाएगी। इस वीडियो के बाद में आपसे कभी भी कोई पूछेगा जियोमॉर्फोलॉजी में पीसीएस में क्या आता है, आईएएस में क्या आता है, आप चुटकियों में बता दोगे क्या आता है। और फिर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स दिए जाएंगे, बहुत छोटे, बहुत क्रिस्पी। जो भी मेंस में मार्क्स बूस्टर चीजें होती हैं, इमेज, डायग्राम, वो सब इसमें लगा के दिया जाएगा। तो इस क्लास में हम क्या क्या देखेंगे स्टेप वाइज, आप वो देख लो। सबसे पहले तो हम पीवाईक्यूज देखेंगे, यूपी पीसीएस मेंस के एंड यूपीएससी के। पहले ही बता दे रहे हैं, क्लास केवल मेंस के लिए है ना। तो इन पीवाईक्यूज को देख के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जियोमॉर्फोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। बहुत जल्दी से हम ये पार्ट कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम हमें तो यहाँ तो ये पता था जियोमॉर्फोलॉजी से क्या क्या था। फिर हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का एज ए सब्जेक्ट सिलेबस क्या है, पूरा जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना क्या होता है। और यहाँ से हम देख चुके हैं क्या क्या जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। तो यहाँ से हमारा एक इंडेक्स तैयार हो जाएगा कि हमने जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना चाहिए। भाई जो आया हुआ है उससे कुछ एक्स्ट्रा भी तो करना पड़ेगा, है ना। वो चीजें जो फ्यूचर में आ सकती हैं वो भी तो पढ़नी पड़ेंगी, वरना जो आई हुई हैं वही पढ़ते रहोगे, अगले साल फिर नया आता रहेगा, फिर आप पिछले ही पढ़ते रहोगे। तो ये सिलेबस से और पीवाईक्यू से, इन दोनों से मिला के हम इंडेक्स निकालेंगे, क्या चीजें रिपीट होती हैं, बार बार आती हैं, और क्या फ्यूचर में भी आ सकती हैं। अब इंडेक्स बन गया, मान लो उसमें 20 टॉपिक मिल गए जियोमॉर्फोलॉजी में, है ना। फिर हम इन 20 टॉपिक के नोट्स देखेंगे, सेल्फ स्टडी नोट्स, है ना। बिल्कुल लास्ट में आप यकीन मानो, इन नोट्स को आप देख भी लोगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई, इन नोट्स को पढ़ाने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है, तो मैं खुद पढ़ के बहुत अच्छे से कर लूँ। फिर आप उसमें अपना भी कुछ इनपुट लगाना, है ना। आपकी कुछ जो पर्सनल स्ट्रेंथ हो उनको ऐड करना नोट्स में, तो वो आपके बेहतरीन नोट्स हो जाएंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि उसमें सब चीजें शामिल की जाएं। हम थर्ड पार्ट में अपने नोट्स देखेंगे, और 4 नंबर पे फिर नेक्स्ट क्लास से जियोमॉर्फोलॉजी के जो पीवाईक्यूज हैं यहाँ पे, इनके आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको नोट्स तो मिल गए, आपने याद तो कर लिया, आप समझ पाओ कि जियोमॉर्फोलॉजी के आंसर्स कैसे लिखने हैं। आपको पता है हर सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाने के अलग नियम है। ज्योग्राफी का नियम सोसाइटी में नहीं लगेगा, सोसाइटी का नियम सोशल जस्टिस में नहीं लगेगा, सोशल जस्टिस का नियम एथिक्स में नहीं लगेगा, सबके अलग नियम है। जैसे ज्योग्राफी में ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको इमेज पे फोकस करना है, डायग्राम पे फोकस करना है। ज्योग्राफी में बिना इमेज डायग्राम के लिखोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। अगर आपने एथिक्स में लिखना है तो कोटेशन, एग्जाम्पल्स, उनके बिना काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल तो आपने यहाँ भी लिखना पड़ेंगे। मान लो अगर आया कि नॉन वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, तो आपने फिर ये तो बताना ही पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक की कौन सी बाउंड्री, कौन सा मार्जिन, साथ में फॉर एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन, उदाहरण तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, है ना। चलो तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है पीवाईक्यूज को देखना और पता लगाना कि भाई आखिर जियोमॉर्फोलॉजी में आता क्या क्या है। चलो तो सबसे पहले हम पीसीएस के पीवाईक्यू देखते हैं, फिर आईएएस के देखेंगे। ये अपना पीसीएस का मेंस नेविगेटर है, पीसीएस के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। अगर ये किताब आपके पास है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है पेपर में क्या आता है। पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज लगाया गया है, जो कि आयोग ने नहीं लगाया। आयोग ने तो जीएस फर्स्ट में 20 पॉइंट दे दिए, उसने ये तो नहीं बोला ये आर्ट एंड कल्चर का, ये हिस्ट्री का।
तो यहाँ देखो पूरे जीएस फर्स्ट पेपर को सब्जेक्ट में कैटेगराइज करा गया है कि उसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जैसे हमें ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी पे चलना है। ये हैं ज्योग्राफी के 6 टॉपिक। ये वेटेज कितने कितने नंबर का आ रहा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ज्योग्राफी कम नंबर की आती है। भाई फर्स्ट पेपर जो है आपका वहाँ तो 250 नंबर का होता है, पीसीएस में 200 नंबर का है। तो देखना अभी 2025 में 80 नंबर की आई है। 200 में से 80 नंबर, इससे अलग ज्योग्राफी से अलग फर्स्ट पेपर में और क्या क्या है? हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, बर्ड हिस्ट्री है, सोसाइटी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से अकेला एक है जो 80 नंबर का आ रहा है और लोग कह रहे हैं ज्योग्राफी कम नंबर की आती है। छोड़ के नहीं जा सकते ना। उससे पहले देखो 2023 में 80 नंबर की आई थी, यहाँ 68 की आई है। तो 68, 50 इतना तो आ ही रही है और 80 मार्क्स तक भी जा सकती है। अब आप पेपर देने जाओ तो क्या पता उस बार 90 नंबर की आए, 50 की आए, आप रिस्क लेके नहीं जा सकते है ना। तो इसमें हमें जियोमॉर्फोलॉजी कहाँ कहाँ मिलेगी देखो आप जरा यहाँ पे देखो, ये 6 टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का वितरण, जल, मिट्टियां, वन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के विशेष संदर्भ में, है ना। तो यहाँ भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं यहाँ भी मिलेंगे। फिर ये जो आए हैं सामुद्रिक संसाधन, मानव प्रवास, सीमांत, जनसंख्या, अधिवास, यहाँ हमें नहीं मिलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन। तो यहाँ तो बस हमें शुरू के 2 टॉपिक के क्वेश्चन देखने हैं। तो पहले टॉपिक के देखते हैं। ये है पहला टॉपिक, ध्यान से समझ लेना आप एक बार। इसमें कह रहे हैं भारत में हिमनदों की प्रकृति में भिन्नताएं बताओ। तो जो ग्लेशियर है इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं? काराकोरम में मिलते हैं और यहाँ हिमालयन बेल्ट में मिलते हैं, वेस्टर्न, सेंटर और ईस्टर्न। तो यहाँ जो ग्लेशियर मिलते हैं उनमें क्या क्या अंतर है ये सब कुछ है ना। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा। फिर इसके बाद में है कि हाँ देखो, इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अभी हम इकट्ठा बताएंगे जियोमॉर्फोलॉजी केवल एक पेज में कि टोटल जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। तो ग्लेशियर पे क्वेश्चन है। 2024 की बात करें तो भूकंप पे क्वेश्चन आता है कि भारत के भूकंपीय क्षेत्र पे टिप्पणी लिखो। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 जो जोनिंग है अर्थक्वेक की, उस पे क्वेश्चन है। जलवायु, मृदा, वनस्पति के अंतर संबंध पूछे तो वो सोइल का फॉर्मूला ही है कि सोइल इज अ फंक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड दिस है ना, CLOPRT देखेंगे अभी। सुनामी पे क्वेश्चन है, ये भी जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ लेंगे है ना, कि सुनामी की विशेषताएं, कारण और प्रभाव का सविस्तार विवेचन कीजिए। और ओशियानोग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसको कवर करेंगे। तो सुनामी आ रहा है, भूकंप आ रहा है, जलवायु मृदा भी आई है, ग्लेशियर पे भी क्वेश्चन आया है। उससे पहले इस पे क्वेश्चन नहीं है। उससे पहले देखो फिर से, भारत की भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। अर्थक्वेक बेल्ट, तो ये भी वही है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। 2 बार क्वेश्चन आ गया अर्थक्वेक जोन पे। फिर चक्रवात तो क्लाइमेटोलॉजी में, इसको छोड़ दिया। ये आ गया ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों का विवेचन कीजिए। ज्वालामुखी क्यों आते हैं और उसके लावा से क्या स्थलारूप बनते हैं ये बताइए। तो ज्वालामुखी पे क्वेश्चन है, भूकंप पे क्वेश्चन है, सुनामी पे क्वेश्चन है ना। वायु से बनने वाली अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक भू-आकृतियों को लिखिए। ये बस हम अभी दिखा रहे हैं, आप कहीं नोट करना चाहो तो कर सकते हो। लास्ट में हम पूरी इंडेक्सिंग करेंगे कि पेपर में क्या क्या आता है। क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस से कैसे संबंधित है ना। फिर पूछा उसके बाद में, ये वायु राशियां तो क्लाइमेटोलॉजी में हो गया। ठीक, दूसरा टॉपिक आ गया इनका संसाधनों का वितरण। तो इसमें तो हमें मुश्किल से मिलेगा ना। तो यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो हमने देख लिया। ठीक, अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी दिस ओके, इसमें देखो 250 नंबर की है और 2025 में 100 नंबर की आई थी। तो ज्योग्राफी यहाँ भी अच्छी खासी आती है। पता नहीं ये अफवाह किसने उड़ाई, कैसे उड़ाई है कि ज्योग्राफी तो कम नंबर की आती है। हाँ, फर्स्ट पेपर में, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो। ये जो नोट्स हम आपको देंगे इससे आपके दोनों एग्जाम कवर होंगे। ठीक, तो चलो इसमें देखते हैं पहले टॉपिक में।
तो यहाँ पे 2025 में आ गया, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन ऑफ द प्लेनेट टेक प्लेस ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से कैसे कॉन्टिनेंट एंड बेसिन में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्वेश्चन है, सीधे सीधे जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। डन। और देखें अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी में, तो फ्योर्ड्स कैसे बनते हैं, जो ग्लेशियर हैं उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म है, तो लैंडफॉर्म पूरे के पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़े जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया। प्राइमरी रॉक, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक, प्राथमिक चट्टानों के गुण और प्रकार लिखो, सीधे जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ना। इसके बाद में देखो ये, ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ द मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस। ये जो माउंटेन रेंज हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ मिलती हैं और मौसम पे क्या प्रभाव डालती हैं, ये भी जियोमॉर्फोलॉजी में ही हम इसको कवर करेंगे। हालांकि वो जो प्रभाव पूछा है उससे कुछ लोग इसको क्लाइमेटोलॉजी में ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ माउंटेन पढ़ेंगे तो उसके साथ में इसको पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो माउंटेन का अलाइनमेंट है ना, कि ईस्ट वेस्ट मिलते हैं या नॉर्थ साउथ मिलते हैं, वो सब यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ा जाता है। सरकम पैसिफिक जोन, जो वोल्केनो का अर्थक्वेक का जोन है सरकम पैसिफिक, तो ये भी यहीं पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या ये सबडक्शन जोन है, क्या ये कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे लगता है या फोर्स ऑफ टेंशन यहाँ पे लग रहा होता है। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है ये चीजें उन्हें कुछ पता होंगी, है ना। मेंटल प्लूम, ये भी जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका क्या रोल है प्लेट टेक्टोनिक में, है ना। कन्वेक्शनल करंट तो मदद करती हैं प्लेट टेक्टोनिक में, मेंटल प्लूम कैसे मदद करता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ये भी पूछा है ना। और इसके अलावा ये जो फिलीपींस आर्कीपेलागो है ये कैसे बना है, ओशियन कन्वर्जेंस से बनता है, तो प्लेट टेक्टोनिक का क्वेश्चन है ये सीधे सीधे, है ना। फोल्ड माउंटेन सिस्टम कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थक्वेक वोल्केनो से कैसे जुड़े हैं, ये सीधे सीधे जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे इसमें जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। ओके, ये हमने क्वेश्चन देख लिए कि जियोमॉर्फोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां क्वेश्चन में आपको एक बात और बता दें कि ये जो जीएस फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी, उसके कुछ टॉपिक, ज्योग्राफी में जैसे कई टॉपिक आप पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, है ना। तो ये जीएस फर्स्ट पेपर में आप यहाँ पे पढ़ोगे और ये दूसरी जगह भी काम आएंगे। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में हम वोल्केनो पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लैंडस्लाइड पढ़ेंगे। तो ये जो लैंडस्लाइड है या अर्थक्वेक है, इनका कैसा सामना करा जाए, इस डिजास्टर को कैसे कम किया जाए, ये जीएस थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आएगा, है ना। और कुछ चीजें जीएस थर्ड पेपर में ही एनवायरनमेंट में काम आएंगी। जैसे मान लो कोस्टल इलाके में इरोजन हो रहा है, तो कोस्टल इरोजन पे क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है, या जो समुद्र में बनने वाली आकृतियां हैं उनका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो एनवायरनमेंट से भी ये जुड़ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़ सकता है। ठीक, चलो, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने पीवाईक्यू देख लिए। ठीक है, अब दूसरा हमने यहाँ से सिलेबस देखना है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, उसके साथ ही हम आपको नोट्स भी दिखाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आप एक बार यहाँ पे समझो जरा, ये सब्जेक्ट क्या है, बहुत तसल्ली से देखना। शुरू में हो सकता है आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलें तो आप उसको ग्रास्प ना कर पाओ, लेकिन लास्ट तक आते आते वादा है कि आपको जियोमॉर्फोलॉजी उंगलियों पे याद होगी, है ना। केवल इस 1 घंटे के वीडियो में आप समझ जाओगे पूरी जियोमॉर्फोलॉजी, मुझे क्या पढ़ना है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो तो जियो
मॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। नाम से पता चल गया, भू पृथ्वी, आकृति पृथ्वी के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई हैं, पृथ्वी ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर बहुत तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे वैली है ना, और ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। कहीं पे मियांडर है, कहीं पे प्लेन है, खादर प्लेन, बांगर प्लेन, ऐसी बहुत सी आकृतियां होती हैं। 100 से ज्यादा आकृतियां ऐसी मिल जाएंगी आपको, बहुत तरह के लैंडफॉर्म। तो हमें ये पढ़ने होते हैं भू आकृतिक विज्ञान में कि ये लैंडफॉर्म क्या हैं, कैसे बन रहे हैं, किस तरह के होते हैं, ये चीजें हमें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़नी है। चलो, तो ये जो लैंडफॉर्म है, 2 तरह की चीजें इन्हें बना रही हैं, एक इंटरनल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। एक्सटर्नल फोर्स कैसे आकृतियां बनाते हैं, इसको एक उदाहरण से समझो आप। जैसे कोई इंटरनल फोर्स से कोई मान लो माउंटेन बना, है ना, तो अब इस पे जो मान लो यहाँ पे बर्फ जमा हो गई, ऊंचाई पे था, तो फिर यहाँ से नदी बहने लगी। अब ये नदी इसको तोड़ना शुरू करेगी, इरोजन करना शुरू करेगी, और इसका ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन करना शुरू करेगी। तो वो कहीं पे एलुवियल फैन बना देगी, कहीं पे वो बड़े बड़े पत्थर डाल के भावर बना देगी, कहीं पे छोटे छोटे महीन वो डाल के पानी उनमें जमा हो जाएगा, दलदली क्षेत्र तराई बना देगी, कहीं पे नदी रिल बना देगी, कहीं गुली बना देगी, कहीं पे वैली बना देगी, कहीं कैनियन बना देगी, कहीं गोल्ज बना देगी, कहीं पे मियांडर बना देगी, कहीं पे डेल्टा बना देगी, कहीं पे एस्चुरी बना देगी। तो ये डेल्टा, एस्चुरी, मियांडर, गोल्ज, कैनियन, रिल, गुली, वैली, भावर, तराई, ये सब क्या है? ये पृथ्वी की सतह पे मिलने वाली आकृतियां हैं। ये हमने बस वो आकृतियां देखी जो पानी ने बनाई है ना। तो जो पृथ्वी की सतह पे आकृतियां बना रहे हैं वो बाहर वाले बल बना रहे हैं, फोर्स, जैसे कि रिवर, वाटर बोल सकते हो आप इसको, है ना, एयर, तो इसको आप विंड बोल दो यहाँ पे, है ना, विंड ज्यादा ठीक है, ग्लेशियर। तो ये सब जो आकृतियां बनाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इनसे बनने वाली आकृतियां, समझ में आया? तो इनसे बनने वाली आकृतियों को जरा देखो आप एक बार, नोट्स में देखो पहले इनसे बनने वाली आकृतियों में क्या आता है। एक्सटर्नल फोर्स से जो आकृतियां बनाते हैं, भू आकृति विज्ञान में बस यही पढ़ना है। अभी आप देख लो कि पृथ्वी की सतह पे आकृतियां कौन बना रहा है, कैसे बननी है, कौन सी आकृति किसने बनाई है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स आकृतियां बनाते हैं उसमें क्या क्या आता है, नोट्स में देखो आप एक बार। पहले ये PYQ वाली जो बुक है इसको बंद कर देते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स दिस, ओके, ये तो क्लाइमेटोलॉजी में हम आ गए। एओलियन लैंडफॉर्म, हवा से बनने वाली आकृतियां। तो ऊपर पहले बता दिया शॉर्ट में हवा कैसे आकृतियां बनाती है, मतलब इरोजन कैसे करती है, इरोजन करके आकृतियां बनाती है ना। तो कैसे इरोजन कर रही है देखना, डिफ्लेशन, परत उड़ा के ले जाती है। एट्रीशन, कि जो पदार्थ इसमें सस्पेंड होके जा रहे हैं वो आपस में टकरा के टूटते रहते हैं, और रास्ते में कोई रुकावट आए वो टकरा के उसको तोड़ते रहते हैं, वो एब्रेशन। 3 तरह से ये इरोजन करती है। और जो ये इरोडेड मलबा है इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती है, वो भी 3 तरह से ले जा रही है। एक तो ऊपर हवा में उड़ा के सस्पेंशन, एक ऐसे कि यहाँ से गिराया फिर यहाँ से गिराया, तो उसको बोला है सॉल्टेशन। और एक ऐसे लुढ़का लुढ़का के, वो क्या है, सरफेस क्रीप। ठीक है भैया, हवा किसी एक चट्टान को इन तरीकों से तोड़ती है और इन तरीकों से मलबा उठा के ले जाती है। तोड़ के और मलबा उठा के जब वो यहाँ तोड़ती है तो यहाँ कुछ आकृतियां बनाती है जिनको बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। और जो ये मलबा आगे जाके जहाँ गिराएगी वहां पे भी कुछ आकृतियां बनाएगी, उनको बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो कोई भी जो ये बाहरी कारक हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं, वो 2 तरह की आकृतियां बनाते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। देखो जैसे हवा से बनने वाली इरोजनल आकृतियां दिखाएं, तो सबसे पहले मशरूम रॉक,
मशरूम रो किस तरह से होगा, है ना, कि ये ऐसे चट्टान थी, यहाँ पे सॉफ्ट थी, बीच में हार्ड थी, तो जब हवा इससे टकराई तो उसने वही करा होगा कुछ डिफ्लेशन या एट्रीशन या एब्रेशन, तो ये सॉफ्ट वाला हिस्सा तो उसने काट दिया, तो ये जो बन गया वो मशरूम रॉक बन गया। अगर ऐसे था पैरेलल वे में कि यहाँ पे हार्ड थे यहाँ पे सॉफ्ट थे, तो उस केस में क्या बन जाएगा, जियोजेन बन जाएगा। हिंदी में भी ये पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, तो हिंदी में भी दिए जाएंगे, पर अभी मजबूरी है क्लास में तो हम इसे इंग्लिश में ले रहे हैं ना। हिंदी में सेम टू सेम नोट्स अवेलेबल है। फिर यार्डंग बन गया, ऊबड़ खाबड़ सी जगह होती है दराती जैसी। स्टोन लेटाइस कि जो 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 एक कोई पहाड़ी है उसमें बीच बीच में कहीं सॉफ्ट चट्टान है तो बीच बीच में छिद्र खुल गए, इनसेल वर्ग बन गया। डेरी कैंटर बन गया एंड वेंट्री इफेक्ट बन गया। अगर एक साइड नुकीली है तो वेंट्री इफेक्ट है। इसमें तो देखो एक एक दो तीन साइड नुकीली हैं, एक से ज्यादा, तो ये क्या बनेगा, डेरी कैंटर, है ना। कैसे आई इसमें चोंच, हवा चल रही थी इसे तोड़ रही थी। कैसे तोड़ रही थी, वही जो ऊपर तीन मेथड बताए हैं उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा, डिफ्लेशन, एवरेशन, एट्रीशन। देखो फिर ये अर्थ पिलर बना दिया इन्होंने, डोमोसिले, है ना। फिर मैसा और बुटे बना दिया, फ्लैट थोड़ा सा होता है इसका फ्लैट रूफ। विंड ब्रिज एंड विंडो बना दी, सारी चट्टान काट दी, ऐसे ब्रिज जैसी रह गई, और अगर इसमें ऊपर छेद खुल गया तो ये विंडो बन गई, है ना। ठीक है। डेजर्ट पेवमेंट, ये क्या है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो थे वो तो हवा के साथ उड़ गए, बह गए, मोटे मोटे पत्थर पड़े रह गए, तो उसे फर्श डालने से पहले ईंटें कूटी जाती हैं, इस तरह की स्थिति बन गई यहाँ पे, तो डेजर्ट पेवमेंट बन गया। अभी क्या होता है, जो जो मान लो ये कोई छोटी सी चट्टान थी, तो यहाँ पे इसके बाद में एक थोड़ा बेसिन बन जाता है, जिसको यहाँ क्या बोलते हैं, बाल्सन। बाल्सन के बीच में टेम्पररी लेक बन जाती है, एक टेम्पररी लेक, उसमें कभी पानी होता है, पूरे साल नहीं होता, तो उसको बोलते हैं पिलाया, टेम्पररी लेक को। और चूंकि ये इवेपोरेट हो जाता है इसका पानी, तो यहाँ साल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो पिलाया टेम्पररी लेक होती है, उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है। अभी आप समझ लो पहले सब्जेक्ट की नॉलेज, फिर इसमें कैसे हाई मार्क्स स्कोर करें वो हम बताएंगे। तो पिलाया हमने समझ में आ गया। पैडी प्लेन क्या है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ जगह थी, मान लो ये कहीं माउंटेन था, कहीं कुछ था, हवा चल रही है, उसने धीरे धीरे इन सबको तोड़ दिया और ये एक प्लेन एरिया बन गया, कहीं कहीं पे कुछ उठा हुआ रह गया ऐसे बस। तो ये जो प्लेन बना है, इरोजन से जो प्लेन बना है उसको क्या बोल रहे हैं, पैडी प्लेन। डिपोजिशन से भी प्लेन बनेगा, अभी यहाँ से जो मिट्टी है वो एक जगह ले जाके बिछाएंगे तो प्लेन बनेगा, उसको बोलेंगे लोयस, है ना। इरोजनल प्लेन जो है वो पैडी प्लेन है। कहीं बीच में हवा उड़ती है तो बीच में वहां की मिट्टी उठ के गड्ढा सा बन जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, डिफ्लेशन बेसिन। ये सब हो गए इरोजनल लैंडफॉर्म, 10-15 हो गए कम से कम। फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो हवा चलती है तो ऐसे इस इलाके में मिट्टी उड़ा के यहाँ कर देती है, फिर कभी हल्की चलेगी तो यहाँ कर देगी, तेज चलेगी तो यहाँ कर देगी, तो ऐसे रेत में ऐसे होता है, यहाँ थोड़ी सी ऊंची फिर नीचे, फिर यहाँ थोड़ी सी ऊंची, तो इनको क्या बोलते हैं, रिपल मार्क्स। फिर जो ये मिट्टी ले जा रही थी उड़ा के ये कहीं डालती है, तो बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स बनते हैं। अब ये जो बालू का स्तूप है ये कई टाइप के होते हैं, जैसे एक है बरखान स्तूप, ये वाला है देखो बरखान स्तूप, इसमें इधर से हवा चल रही है और इधर की तरफ दो हॉर्न बनते हैं, तो बालू का स्तूप में लीवर्ड साइड, इसको लीवर्ड बोलेंगे, इसको विंडवर्ड बोलेंगे, है ना। लीवर्ड साइड में दो हॉर्न बनते हैं, और इसकी जो लीवर्ड वाली साइड है वो कॉनकेव होती है, अवतल, और जो विंडवर्ड साइड है वो कॉन्वेक्स होती है, उत्तल। ये सब चीजें प्री में भी काम आती हैं, प्री को हम अभी स्किप कर रहे हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए, विंडवर्ड साइड में बन जाए दो हॉर्न, तो उसको पैराबोलिक ड्यून बोलते हैं। अगर विंड ऐसे है उसके पैरेलल बन जाए तो उसको लीनियर ड्यून बोलते हैं। अगर विंड ऐसे है उसके परपेंडिकुलर बन जाए, बालू का स्तूप उसके परपेंडिकुलर हो जाए, तब उसको ट्रांसवर्स ड्यून बोल रहे हैं। और इस तरह से बन जाए चारों तरफ, तब उसको स्टार ड्यून बोल रहे हैं। तो डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनने हैं, सैंड ड्यून बनने हैं कई तरह के, रिपल मार्क्स बनने हैं, और लोयस बनना है। लोयस जो है वो डिपोजिशनल प्लेन है, जो पैडी प्लेन था वो इरोजनल प्लेन था। ओके भैया, इतना ठीक है, चलो।
देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में। वायु की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियां बताइए। दोनों पूछी हैं उसने, ये वाली भी पूछी है सैंड ड्यून्स वाली, और वो ऊपर वाली भी पूछी। देखो तो बताया था जियोमॉर्फोलॉजी में इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या आ सकता है ये हमने पहले अभी देखा, पूरा नहीं देखा है, अभी और देखेंगे। थोड़ा सा बस आपको धीरे धीरे रखना है। ये जितनी बड़ी क्लास होगी उसमें आपकी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ये बात है, और फिर आप बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाओगे। तो इसमें जैसे हवा ने बनाई है, सेम ऐसे ग्लेशियर भी बनाएगा, रिवर भी बनाएगी, है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बनाएगा, जो ओशियनिक वेव होती हैं वो भी बनाएंगी। आप एक पे समझ लो, एक का उदाहरण देके हम बता दे रहे हैं, बाकी को भी उसी वे में तैयार करेंगे। ठीक, तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक तो आपने ये देख लिया कि पूरा पूछ लेगा कि ये जो एओलिन लैंडफॉर्म है, हवा से बनने वाले लैंडफॉर्म को एओलिन बोलते हैं, तो इन्हें लिखिए। तो आपने इरोजनल भी लिखने हैं, डिपोजिशनल भी लिखने हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिस्कस द इरोजनल लैंडफॉर्म, इरोजनल एओलिन लैंडफॉर्म या इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय एयर। तो खाली इरोजनल वाला लिख देंगे, क्या परेशानी है ना। ठीक है, 3 तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है इन लैंडफॉर्म में, 3 तरह का। पहला टोटल पूछ लेगा इरोजनल प्लस डिपोजिशनल। दूसरा या तो इरोजनल पूछ लेगा या डिपोजिशनल, इनमें कोई इशू नहीं आता, बड़ी आसानी से बच्चे इनको कर लेते हैं। जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है उसमें बुद्धि लगती है। अगर सोचो कि या तो उसने खूब पूछा है, आपके पास लिखने के लिए खूब है तो आपने लिख दिया, अगर वो ये सब ना देके आपको बस ये दे दे, इसमें से कोई जो भी फेमस बना है वो पूछ ले रहे हैं, लो चलो इसको ही पूछ लेना, मशरूम रोग, कि मशरूम रोग के बारे में बताइए ये कैसे बनती है। मतलब इरोजनल प्लस डिपोजिशनल दोनों नहीं पूछे, पूरा इरोजनल भी नहीं पूछा, इरोजनल में जो 15 आकृतियां पड़ी हैं उनमें से बस एक पूछ ली, तो कैसे लिखेंगे। कहोगे सर मजाक कर रहे हो, एक आकृति पे कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो तो अभी ये ग्लेशियर वाले लैंडफॉर्म है ना, तो देखो ग्लेशियर के जो इरोजनल लैंडफॉर्म है उनको देखते हैं क्या क्या है। इसमें ग्लेशियर क्रीवेसिस है, बर्फ सुरुंग है, सर्क है, यू शेप्ड की वैली है, हैंगिंग वैली है। अब ये आता है यहाँ पे देखो फ्योर्ड्स, ये बस इसका एक लैंडफॉर्म है ना। इसके बाद में फिर सर्क है, टोंक लेक है, एरेथ है, कोल है, नुनाटक है ना, पेट्रोस्टर लेक है, रोस मुटाने हैं, ग्लेशियल स्ट्रिएशन, बहुत तरह के इरोजनल लैंडफॉर्म है। फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ऐसी बहुत, है ना, ड्रमलिन है, आउटलिन एस्कर है, ये सब। और इस पे देखना क्वेश्चन क्या है हुआ है, जरा ये देखो। यूपीएससी ने क्या पूछा 2023 में, हाउ आर द फ्योर्ड्स फॉर्म्स, व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस्क एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कोई अच्छी साइट्स हैं, हसीन साइट हैं, आप ऐसा समझ लो कि सेल्फी पॉइंट तरह से क्यों काम करते हैं इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर आकृति भी पूछ ली ना। पीसीएस ने क्या पूछा, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार देने में हिमनदों की भूमिका। तो हिमनद जो आकृतियां बनाते हैं वो पूछी हैं, तो इरोजनल डिपोजिशनल दोनों पूछी हैं। इनका तो सही है, चलो 12 नंबर में दोनों आकृति पूछ ली, बहुत लिख देंगे, हमारे पास कितनी है, कहेंगे 3 पेज लिखो, हम तो इसमें 4 लिख देंगे, उल्टा हो रहा है ना। लेकिन यूपीएससी ने खाली एक आकृति पे भी पूछा हुआ है ना। अब इसके माध्यम से हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझ लो। हम आपको बताएंगे तीनों क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि एओलिन लैंडफॉर्म लिखो, यानी कि इरोजनल प्लस डिपोजिशनल दोनों आ गए, तो आपने क्या क्या करना है आंसर में। आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है, यही बता रहे हैं, एक इरोजनल लैंडफॉर्म लिखने हैं, हेडिंग डाल के कौन कौन से हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म लिखने हैं, हेडिंग डाल के कौन कौन से हैं, एक कंक्लूजन लिखना है। ये 4 काम तो आपने करने ही करने हैं। इंट्रोडक्शन, एक हेडिंग, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 डाल के इरोजनल लैंडफॉर्म, दूसरी हेडिंग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, फिर कंक्लूजन। पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा इनपुट भी डालना चाहिए अपने आंसर में। मेन डिमांड तो क्वेश्चन की है, ये तो हमने फुलफिल करी। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि रिलेटेड चीजें जो नहीं पूछी गई उन्हें भी हम लिख सकते हैं। देखो कैसे,
एओलिन लैंडफॉर्म पूछे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये वाली लाइन ही लिख दो कि एओलिन लैंडफॉर्म होते क्या हैं। एओलिन लैंडफॉर्म आर लैंडफॉर्म शेप्ड बाय द विंड इरोजनल ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज। अब ये सब तो डेफिनेशन सेम रहेगी, बस ये बदलेगा और ये बदलेगा। इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसी में आपकी ये तो आपको पता चला कि ये विंड की इरोजनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनते हैं। तो आप वहां पे 2 एरो बना के बता दो कि भाई आप बता तो रहे हो इरोजन से एंड ट्रांसपोर्टेशन से, तो विंड इरोजन कैसे करती है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे करती है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है एक लाइन में, उसके बाद 2 एरो बना के इरोजन, उसमें ये 3 शब्द लिख दिए, डिफ्लेशन, एडिशन, एब्रेशन। यहाँ पे लिखा ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ये 3 शब्द लिख दिए, सस्पेंशन, सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। अब यहां से आनंद आना शुरू हुआ है ना। इसका मतलब आप रट के नहीं गए हो, आपको सच में पता है कि विंड जो है ये लैंडफॉर्म बनाती है और इरोजन करती है इन तरह से। और वो ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में कि विंड कैसे इरोजन कर रहा है, लेकिन जब पूछा है विंड से बनने वाली आकृतियां बताओ, तो हम कम से कम एक डायग्राम में 5 शब्द में तो बता ही सकते हैं। 3 शब्द ये लिखने हैं, 3 शब्द ये लिखने हैं, ऐसे एरो बना के, बस समझ गए। अब अगर दोनों लैंडफॉर्म आए, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, तो हम उनको ऐसे ही कवर करेंगे। अब तो इसके बाद में आसान है, हेडिंग डालेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म और एक एक करके लैंडफॉर्म लिखना शुरू करेंगे और उनकी आकृतियां बनाएंगे। बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे ज्योग्राफी में। तो अब क्या करें, ध्यान से समझना पड़ा। आप ऐसे करोगे, नंबर डालोगे, नंबर 1, उसमें कीवर्ड लिखोगे। जैसे ये रोग है पेडेस्ट्रियल रोग एंड मशरूम रोग, तो चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हो मैक्सिमम इरोजन, या फिर आप इमेज में भी लिख सकते हो। फिर आप 2 नंबर डालोगे, क्योंकि ये जगह खाली नहीं छोड़ सकते, तो 1 नंबर यहाँ, फिर 2 नंबर का लैंडफॉर्म यहाँ। बहुत सारे हैं, 15-20 हैं, वरना तो पेज ही भर जाएंगे, है ना। तो ज्यूजेन, अब ज्यूजेन कैसे बने हैं वो बता दो पहले। एक लाइन में डिफरेंशियल इरोजन ऑफ पैरेलल हॉरिजॉन्टल लेयर, और फिर उसका एक डायग्राम बना दो। फिर यार्डम लिख दो, सीरीज ऑफ शार्प इरेगुलर रॉक क्रेस्ट। डन। तो एक एक 2-2 कीवर्ड लिखते रहो जो उससे रिलेटेड कीवर्ड है, और उसकी शेप बनाते रहो। जैसे डेरिकेंटर वेंट्रीफैक्ट, तो 1 एज शार्प है तो वेंट्रीफैक्ट हो गया, है ना। और अगर मैनी एज शार्प है तो डेरिकेंटर हो गया, एक इमेज बना दी। कीवर्ड लिखते रहो, इमेज बनाते रहो, इरोजनल लैंडफॉर्म हो गए। सेम ऐसे ही आप कीवर्ड लिखते रहो, इमेज बनाते रहो, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हो गए, है ना। और सबसे लास्ट में एक कंक्लूजन लिख दो कि एरिड एरिया में ये जो एओलिन लैंडफॉर्म है इनकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है, एरिड एरिया में ज्यादा बनते हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही कर लोगे। ये पूरे नोट्स आपको फ्लूवियल लैंडफॉर्म के मिल जाएंगे, ऐसे हर किसी में इमेज लगी हुई है ना, सब में इमेज लगी हुई है। फिर सेम ऐसे आपको मिल जाएंगे मैरीन लैंडफॉर्म, ये कैसे कैसे बनते हैं, सबके कीवर्ड, सबकी इमेज इसमें मिली हुई है। आराम से सेल्फ स्टडी करोगे बैठ के। ग्लेशियर लैंडफॉर्म जो जमीन के अंदर बनते हैं पानी की गति से, वो कास्ट टोपोग्राफी है, तो उसके लिए इमेज सब लगी हुई है इसमें, है ना। चलो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मान लो अगर खाली इस पे क्वेश्चन आ गया मशरूम रूप पे, तो मोस्ट प्रोबेबल वो 125 शब्द में ही आएगा। अगर पीसीएस में आया तो, है ना, उधर आया तो अपना 200 शब्द में, 150 शब्द में आ जाएगा, 150। तो हम अभी तो हमने देखा कि हमने वही क्वेश्चन, मान लो अगर 200 शब्द में आया था पीसीएस में, तो ये सबके सब लिखे थे। अब खाली एक पूछ रहा है तो वो तो लिखते ही खत्म हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि आप यहां से पकड़ोगे। मान लो ये पूछा है, ये इरोजनल एओलिन लैंडफॉर्म है ना। तो हम यहां से ना शुरू करके बल्कि और यहां से शुरू कर सकते हैं इरोजन से, कि पृथ्वी की सतह पर इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स आकृतियां बनाते हैं। तो जो मशरूम रॉक है वो इरोजनल एओलिन लैंडफॉर्म है। फिर बता देंगे इरोजन क्या होता है, एओलिन इरोजन क्या होता है, एरिड एरिया में ज्यादा होता है।
ये इरोजन कितने तरीके से होता है तो इनके बारे में भी एक एक लाइन लिख देंगे। ट्रांसपोर्टेशन की क्या रोल होता है उसके बारे में भी कुछ कुछ लिख देंगे। फिर मशरूम रॉक के बारे में लिखेंगे कि मशरूम रॉक जो है इसमें वर्टिकल लेयर मिलती है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक की, ऐसे यहाँ पे सॉफ्ट है, इसके ऊपर यहाँ हार्ड है। तो इसका इरोजन ज्यादा हुआ है, इसका कम हुआ है, इसका मतलब डिफरेंशियल इरोजन हुआ है इसमें भी, है ना। तो डिफरेंशियल इरोजन वगैरह ये सब लिख के कि मशरूम रॉक कैसे बनती हैं इनके बारे में बता देंगे। 2 इमेज बना देंगे, एक ये वाली, एक इसके बाद में फिर ऐसे इमेज बना देंगे, इरोजन से पहले इरोजन के बाद में। ठीक, तो यही सब चीजें लिखनी है उसके शुरू में, और उसके बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देना है। हमने बताया उसने इरोजनल एओलिन लैंडफॉर्म पूछे हैं, तो इसमें इरोजन के बारे में लिख सकते हो, एओलिन लैंडफॉर्म के बारे में लिख सकते हो। और इरोजन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है, तो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हो। समझ गए ना। चलो, तो हमें उम्मीद क्या है इसके बारे में कि आप ये वाला समझ गए। पृथ्वी की सतह पे जो आकृतियां बननी है जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी आकृतियां बना रहे हैं, 5 तरह से वो आकृतियां बननी है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लो। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये कैसे काम करते हैं, तो ये मेनली तो 3 तरह से काम करते हैं। एक है वेदरिंग यानी कि अपक्षय, एक है इरोजन यानी कि अपर्दन, जो देखा भी हमने इन 5 केसों में इरोजनल लैंडफॉर्म, और एक है मास मूवमेंट यानी कि बृहद संचलन। इनमें से मेन में क्या क्या आ सकता है मेंस के पेपर में? एक तो ये इरोजन के बारे में आ सकता है, कितनी तरह का इरोजन होता है, यहां मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता क्या है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है कोस्टल इरोजन पे। कोस्टल इरोजन और जो कि वाटर इरोजन है, इन दोनों पे सोइल इरोजन बोल सकते हैं इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों पे क्वेश्चन के चांस रहते हैं। अपक्षय पे क्वेश्चन बन तो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बट इस पे अभी क्वेश्चन आया नहीं है, परंतु ये हमने नोट्स में दिया हुआ है कि अपक्षय क्या होता है, और उसमें जो उसके टाइप हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, वो सब दिए हुए हैं। तो यहाँ इरोजन पे में जो मास मूवमेंट है, अच्छा जिनको नहीं पता वो एक एक लाइन का इनके बारे में जान लो। कोई चट्टान है, उसका इन सीटू वहीं पे ब्रेक होना, डिकम्पोज होना या फिर उसको डिसइंटीग्रेट होना, वो अपक्षय कहलाता है। इसमें मूवमेंट नहीं होता, चट्टान वहीं के वहीं टूटती है। और इस वाले में मूवमेंट भी होता है और टूट भी रही होती है, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा होता है और टूट भी रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरोजन। और जो मास मूवमेंट है, ग्रेविटी की वजह से ये मलबे का नीचे आ जाना, ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक विंड, एयर, सॉरी ये तो सेम ही हो गया, विंड, वाटर, इसकी जगह ग्रेविटी वजह से नीचे आए तो उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। लोगों को लगता है मास मूवमेंट पढ़ के कि ये मेंस में नहीं आएगा, भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। मास मूवमेंट का एक टाइप है लैंडस्लाइड, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, 3 बार। तो एक्सटर्नल फोर्स में कहां कहां क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह के फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। पूरी जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है सब टोटल यहां से समझ आ जाएगा, फिर उसके नोट्स पढ़ लेना तसल्ली से। तो एक्सटर्नल फोर्स में जो कि हमारा विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म, रिवर से बनने वाले लैंडफॉर्म, ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म, और कौन बचे हुए ग्लेशियर के बाद में, ओशियनिक वेव, जो समुद्र की तरंगें हैं उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म, विंड, रिवर, ग्लेशियर, ओशियन। एक चीज और रही कुछ, अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड वाटर है उससे बनने वाले लैंडफॉर्म ये। इसके अलावा जो इरोजन के टाइप हैं, ये जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं टूट फूट होके, है ना, तो वो कौन कौन कर रहे हैं, वो वेदरिंग हो सकती है, इरोजन हो सकता है, मास मूवमेंट हो सकता है। इरोजन पे क्वेश्चन में कोस्टल इरोजन एंड सॉइल इरोजन ज्यादा पूछा जा सकता है, और यहाँ मास मूवमेंट में तो बस एक ही चीज पूछी जाती है, लैंडस्लाइड। और ये जो तीनों हैं, इन तीनों को कंबाइंडली बोलते हैं
डेनंडेशन यानी कि डेनंडेशन को बोलेंगे अनावृत्तीकरण। तो एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स से बनने वाले लैंडफॉर्म क्लियर हो गया। जियोमॉर्फोलॉजी में हमें लैंडफॉर्म पढ़ने थे, हमने हवा से बनने वाले 15-20 पढ़ लिए। पृथ्वी की सतह पे कौन कौन से लैंडफॉर्म हवा ने बनाए, रिवर ने कौन से बनाए वो भी 15-20 पढ़ लिए, ग्लेशियर वाले भी, और ये सब हमने 15-20 पढ़ लिए। मतलब देख लिए कि वो कैसे बनते हैं। पढ़ना तो अपने सेल्फ स्टडी से है ना। चलो, एक नज़र में हमें एक्सटर्नल फोर्स क्लियर हो गए। अब इसको दोबारा से बनाते हैं। इधर ये एक्सटर्नल फोर्स और इधर है इंटरनल फोर्स। अब जो इंटरनल फोर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, सडन और स्लो। सडन में दो तरह के होते हैं, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं अब ना, ये देखना है। दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, अर्थक्वेक वोल्केनो दोनों मेंस के लिए काम का है ना। देखो तो पहले वोल्केनो वाला टॉपिक देखते हैं, फिर अर्थक्वेक वाला। वोल्केनो आपको मिलेगा इसमें, ये रहा वोल्केनिज्म। तो इस पे क्वेश्चन देखो जरा पहले, वोल्केनो पे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक। दो क्वेश्चन तो यूपीएससी में आए। मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। तो 2021 में आया। यहाँ से हमें ये समझ में आया, हमें जिस साल का भी पेपर देना है 26, 27, 28, 29, तो उस साल कहाँ कहाँ ग्लोबल एंड नेशनल लेवल पे, इंडिया में तो अभी वोल्केनो आ नहीं रहे, अर्थक्वेक या वोल्केनो जो भी हैं, तो करंट अफेयर्स में उनको नोट कर लेंगे, है ना, दो तीन, जिससे कि हम उन्हें मेंशन कर पाए कम से कम एज एग्जाम्पल। तो अर्थक्वेक हैं तो हाल ही में वैश्विक स्तर पे और भारत के स्तर पे आए हुए कोई अर्थक्वेक, अगर कोई मेजर अर्थक्वेक है तो। जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रेडिशनल, वो ये है कि जो वोल्केनिक इरप्शन है उसका रीजनल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट बताओ। फ्लोरा पे क्या इम्पैक्ट होता है, फोना पे क्या होता है, क्लाइमेट पे क्या होता है, रिवर पे क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी बातें हमें लिखनी है, ठीक। दूसरा लिखा है जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। तो 3 जोन फेमस है इनकी, एक सरकम पैसिफिक जोन है, मिड कॉन्टिनेंटल जोन है, एक मिड ओशियनिक रिज वाली जोन है जो अटलांटिक में है, एक ये जो हिमालय से होती हुई जा रही है वो मिड कॉन्टिनेंटल जोन। तो एक की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, तो फ्यूचर में आगे की भी पूछ सकता है, आपको बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक लिखना बहुत आसान है, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो ये कैरेक्टरिस्टिक बड़ी आसानी से हो जाती है। अभी हल्का सा बता देंगे कैसे। यूपीवीसीएस में क्या क्वेश्चन आया, ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए। कारण पूछे हैं ज्वालामुखी के, क्यों आते हैं ज्वालामुखी, चलो जी देखा जाएगा। तो कारण पूछे हैं, विशेषताएं पूछी हैं, इम्पैक्ट पूछे हैं, ज्वालामुखी के क्या इम्पैक्ट होते हैं, और लावा के निक्षेपण से कौन से स्थल रूप बनते हैं, आकृतियां, ज्वालामुखी कौन सी आकृतियां बनाता है, ज्वालामुखी कारण और ज्वालामुखी की आकृतियां पूछी हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में संबंधित कैसे हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कारण, आकृतियां, प्रभाव, ये सब पूछा जा सकता है। देखो तो एक एक करके। सबसे पहले हमने वोल्केनो के कारण पढ़ लिए। भाई एंडोजेनेटिक जो फोर्स हैं, जो पृथ्वी के अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल हैं, वो वहां से चट्टानों को गला के मैग्मा बना रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। तो पहला कारण तो यही है, जो पृथ्वी के अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। दूसरा कि ऐसे करके सबमरीनीय तरंगे चल रही हैं, तो ये ऊपर जो पृथ्वी की प्लेट है उसको इधर उधर कर देती हैं, लावा बाहर आ जाता है ना, जहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, वो नीचे जाके गल जाती है, गलने पे उसका आयतन बढ़ता है, यहाँ पे विस्फोट करके बाहर वोल्केनो आ जाता है। तो टेक्टोनिक मूवमेंट, जो प्लेट मूव कर रही है या जो उनके पीछे नीचे कन्वेक्शनल करंट है, उनकी वजह से भी वोल्केनो आते हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे कैसे वोल्केनो आते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे कैसे आते हैं, अभिसरण पे और अपसरण पे कैसे वोल्केनो आते हैं, ये सब चीजें आ सकती है। इसके अलावा वोल्केनो ऐसे भी आता है
कि पृथ्वी के भीतर कुछ जगह कन्वेक्शनल करंट नहीं है, ऐसे बस एक जगह से मैग्मा ऊपर को उठ रहा है, तो इसको मेंटल प्लूम बोलते हैं। और ये पृथ्वी की सतह पे जहां के फटता है, वोल्केनो बनता है, तो उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम की वजह से भी वोल्केनो आते हैं। मैग्मा की बायोएंसी और डेंसिटी, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। जो मैग्मा है पृथ्वी के भीतर, वो पिघल जाता है और पिघल के आयतन बढ़ता है, हल्का हो जाता है, तो वो ऊपर उठता है अपने आसपास की चट्टानों की तुलना में। पृथ्वी की क्रस्ट कहीं कहीं कमजोर है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो उससे भी वोल्केनो रिलीज हो सकते हैं, फिसर इरप्शन है ना। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी है। पृथ्वी के अंदर जैसे ऊपर आ रहा है मैग्मा चैम्बर, तो यहाँ कहीं उसको वाटर टेबल मिल गया, तो ये सारा पानी तो खोल के भाप बन जाएगा। भाप का आयतन ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा होगा तो प्रेशर लगाएगी, फिर तो ऊपर कहीं ब्लास्ट करके बाहर निकल जाएगी, उसकी वजह से भी मैग्मा बाहर आएगा। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी होते हैं। इसके अंदर गैसें भी होती हैं, गैसों का आयतन बढ़ता है तो वो मैग्मा को ऊपर पुश करती हैं। तो ये 6-7 कारण लिखे हुए हैं, बहुत हैं ज्वालामुखी के कारण, इतने तो आपको मिलेंगे भी नहीं किसी किताब में। बस शॉर्ट्स में आप बहुत शॉर्ट करके आपको ये खाली कारण भी पूछ लिए ना, तब भी इससे काम चल जाएगा। क्लासिफिकेशन कोई काम का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ये काम का है। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जो पैसिफिक ओशियन है उसके चारों तरफ आ रहे हैं ज्वालामुखी। जो ये हिमालय के पास से मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट गई है, यहाँ ज्वालामुखी आ रहे हैं। जो अटलांटिक ओशियन में ये मिड ओशियनिक रीज है, यहाँ ज्वालामुखी आ रहे हैं। और जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उसके दो कॉर्नर हैं, तो जो ईस्ट वाला कॉर्नर है वहाँ ज्वालामुखी आते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है ना, तो वो यहीं मिलेगा आपको। मे भी शायद तंजानिया में यहाँ मिलता है ना। जो ये रिफ्ट वैली बन रही है उसकी 2 आर्म है, तो ये वाली जो ईस्ट वाली आर्म है वो जो है वहाँ पे माउंटेन वोल्केनो आते हैं। ठीक, तो ये बाउंड्री पे यहीं क्यों आते हैं, कौन सी बाउंड्री कन्वर्जेंट है, कौन सी डाइवर्जेंट है, ये सब आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो, ये इसकी बात करें, इसकी विशेषताएं पूछी थी उन्होंने, हल्का सा बता दे रहे हैं ना, टाइम तो लगेगा पर सुन लो, अच्छे से पढ़ पाओ उसके बाद में, है ना, इसलिए थोड़ा बताना जरूरी है। जैसे ये मैग्मा ऊपर उठा तो इसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग कन्वेक्शनल करंट, आरोही संवहनीय धारा। लिख नहीं रख पूरा है ना, तो सुन के काम चलाओ। फिर ये ऊपर जाके इधर इधर चला जाएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, यहां पे पूरी प्लेट है पृथ्वी की, तो वो इधर और उधर मैग्मा जा रहा है उसके नीचे नीचे, तो वो खिंचाव आ रहा है उसमें। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ टेंशन, तनाव बल, है ना। ठीक है, ये हिंदी में बनेगा अपसरण। सेम ऐसे जहां पे ये नीचे उतर रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस की जगह कन्वर्जेंस। वो जो करंट है वो इस तरह से है, यहाँ पे असेंडिंग की जगह कौन सी कन्वेक्शनल करंट है, डिसेंडिंग कन्वेक्शनल करंट। अवरोही संवहनीय धारा, बल कौन सा है, खिंच नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो रहे हैं, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न बल है यहाँ पे, है ना। ओके, 3 कीवर्ड पता चले यहाँ पे। अब ये आपको पता है अगर कि ये जो रिंग ऑफ फायर है, इसमें ये वाली ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही है ना, तभी यहाँ रॉकी बने हैं और यहाँ पे एंडीज बने हैं। तो अब उसने इसकी विशेषताएं पूछ ली। देखो, हम लाइन से आपको कम से कम इसकी 10 विशेषताएं लिख के बताते हैं, सब कीवर्ड हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक बाउंड्री दूसरे के नीचे जा रही है, कौन सी कन्वेक्शनल करंट होगी, असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कन्वेक्शनल करंट। फोर्स कौन सा लग रहा होगा, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, फोर्स ऑफ टेंशन नहीं आएगा यहाँ, वो तो जब खिंचता है दूर दूर जाता है तब लगता है ना। तो डिसेंडिंग कन्वेक्शनल करंट होगी, फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा, और क्या हो रहा होगा, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस।
कन्वर्जेंस हो रहा होगा। इतना क्लियर है ना? ठीक। अब जब यहाँ पे हमें ये कीवर्ड मिले इतने, इसके अलावा और कीवर्ड क्या मिलेंगे? जब ये ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है, तो अभी बताया था प्लेट नीचे जाती है, नीचे जाके गली, ऊपर आई तो वोल्केनो आएंगे। वोल्केनो दो तरह के होते हैं। जब आप पूरा बेसिक पढ़ लोगे ना, तो कैसे इसमें ये 10 पॉइंट आसानी से लिख लोगे वो बता रहे हैं। एक तो जैसे ये प्लेट है, इसके बीच में ब्लास्ट करके बाहर आते हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन। एक ये है, तो ये हिस्सा दूर हो जाता है, बीच में दरार पड़ती है, दरार से बाहर आते हैं, तो होता है फिसर इरप्शन। अब आप बता सकते हो ये वाली जो प्लेट है कन्वर्जेंस वाली, उसमें ये आ रहे होंगे या ये तो तब आते ना जब ये प्लेट दूर दूर जाती है, डाइवर्जेंस होता। ये डाइवर्जेंस थोड़े ना है ना? यहाँ पे तो कन्वर्जेंस है ना? अभिसरण हो रहा है, अपसरण नहीं है। तो उसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, उसका मैग्मा बनेगा, फिर वो ऊपर आएगा और पूरे इतने बड़े इलाके में जहां उसको कमजोर जगह निकलेगी वहां ब्लास्ट करके निकलेगा। तो यहां हमें पता चल गया सेंट्रल इरप्शन वाले वोल्केनो आते हैं। चौथी विशेषता हो गई। ठीक है, जहां सेंट्रल इरप्शन होता है वहां बहुत, सोचो एक पूरी प्लेट है, उसको ऐसे तोड़ के बाहर आ रहा है मैग्मा, पूरी प्लेट हिल जाएगी, है ना? तो यहाँ हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं। हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक यहाँ होता तो लो इंटेंसिटी लिख देते। तो ये सब चीजें याद थोड़े ना करी हैं, जुड़ी हुई है सब दिमाग में, है ना? ओके, और समझो, दो तरह की बाउंड्री होती हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री एंड डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। विनाशी किनारा और रचनात्मक किनारा। यहाँ पे ये प्लेट इधर चली गई, ये प्लेट इधर चली गई, बीच में मैग्मा आ गया, मैग्मा ठंडा हो गया तो नई क्रस्ट बन गई। तो डाइवर्जेंस में नई क्रस्ट बनती है, तो वो रचनात्मक किनारा है ना? कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री है वो। इसमें ये वाली प्लेट थी पहले से, अंदर चली गई, अंदर जाके गल गई, ये तो विनाश हो गया। तो ये कन्वर्जेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो ये कैसी बाउंड्री हो गई? डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि कन्वर्जेंस से कौन सी आकृतियां बनती हैं, डाइवर्जेंस से कौन सी बनती हैं। तो यहाँ पे क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन बनते हैं, और वोल्केनो आते हैं तो वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनती चली जा रही है ना। ये सब विशेषताएं रिंग ऑफ, जो ये रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक की, इसकी विशेषताएं तो 10-11 विशेषताएं तो ऐसे लिख दोगे चुटकियों में। अब यहाँ देखना, ये छोटा हो रहा है, नीचे जाके गल रही है, तो इसका मतलब ये जो पैसिफिक ओशियन है सिकुड़ता चला जा रहा है ना? तो ये रिड्यूस हो रहा है पैसिफिक ओशियन, ये अगली विशेषता लिख देंगे। चूंकि ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ मिलती है तो इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, है ना? बहुत तसल्ली से हम आपको पूरी नॉलेज दे दे रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर आप उसको सेल्फ स्टडी करना। और सारे नोट्स बहुत सिंपलेस्ट वे में लिखे गए हैं, तो अगर आपने एक बार भी ज्योग्राफी कहीं पे पढ़ी है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। डन? नहीं भी पढ़ी है तो भी आप अपनी थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो उसको कर पाएंगे। तो वोल्केनो में क्या क्या आ सकता था भाई? वोल्केनो में कारण आ सकते थे, हमने 8-9 कारण यहाँ पे देख लिए। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता था, कहाँ कहाँ वोल्केनो की बेल्ट है, कहाँ कहाँ वोल्केनो बिस्म में आते हैं। बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूपी का मैप गरिमा मैम ने बनाना सिखा दिया है, उनको बोलते हैं कि वर्ल्ड का मैप भी सिखा दें एक बार आपको, और इंडिया का मैप भी सिखा दें, वरना आपको देख के तो बढ़िया लग रहा है कि भाई वाह बड़ा अच्छा मैप है, बनाने बैठोगे तो नहीं बनेगा तो मुश्किल है ना? तो ये बनवाते हैं आपका जल्द से जल्द। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो देखो वोल्केनो जमीन के अंदर भी लैंडफॉर्म बनाता है। ये है, ये सरफेस है, ये सरफेस के अंदर लैंडफॉर्म बनना है। बैथोलिथ, स्टोक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, सीट, डाइक। और बाहर भी लैंडफॉर्म बनाता है 10-15 तरीके के, देखो इनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं। कहाँ है भाई? आ जाओ जरा। वोल्केनिक लैंडफॉर्म ये है। सिंडर कॉन, एसिड लावा कॉन या डोम, क्रेटर काल्डेरा, क्रेटर एंड कोल्डेरा लेक, क्रेटर लेक, कोल्डेरा लेक, कंपोजिट वोल्केनो, बेसिक लावा कॉन, कॉन इन कॉन, वोल्केनो प्लग,
गीजर, फ्यूमारोल्स, हॉट स्प्रिंग, लावा प्लेट्यू, बहुत तरह के हैं ये, टोटल मिला के 12 हो गए आपके, है ना। ये हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो सरफेस के बाहर बनने हैं, ये इंट्रूसिव हैं जो सरफेस के अंदर बनने हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी के कारणों की विवेचना कीजिए तथा लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूप बताइए। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव नहीं पूछा तो दोनों लिखेंगे। बहुत टेक्निकल नहीं जाते इन क्वेश्चन में कि लावा लिखा है, लावा तो बाहर वाला होता है तो खाली इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव लिख दे रहे हैं, अंदर वाले को मैग्मा बोलते हैं। तो इतना बारीकी में न जाके आप इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव दोनों लिख दो, है ना। तो दोनों पूछे जाए। तो इसमें आप लिखोगे तो क्या, खाली डायग्राम बनाने के मार्क्स तो मिल नहीं जाएंगे। तो क्या बताया, ये सब डायग्राम बनाओ और ये जितनी भी टर्म है इनके बारे में दो तीन कीवर्ड लिख दो बस। सब पे 2-2 लाइन तो लिख नहीं सकते ना, 10-15 ये हैं, 10-15 ऊपर वाले हैं, 30 हो गए, 30 पे 2-2 लाइन लिखेंगे, 600, आधी कॉपी भर जानी है इसी में। तो तरीका क्या है, देखो 2-2 शब्द लिखने हैं, पर वो शब्द क्या होने चाहिए, एकदम कीवर्ड। देखो जैसे कीवर्ड, ये लैकोलिथ क्या है, पृथ्वी के अंदर लैकोलिथ, देखो तो कीवर्ड क्या लिख दिया लैकोलिथ का। मशरूम शेप लाइक स्ट्रक्चर, बैथोलिथ डोम लाइक स्ट्रक्चर, स्टोक सिलेंड्रिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे करके होता है स्टोक। लैपोलिथ है वो सोशल शेप, ऐसे तस्तरी जैसी आकृति है उसकी। फैकोलिथ है वेब लाइक, वो इस तरह से बना हुआ था। सिल जो पैरेलल है प्री एग्जिस्टिंग रॉक के, ये रॉक है पहले से, तो इस तरह से जाके जो इसके पैरेलल बन जाए, है ना। सीट वो सिल जैसा ही होता है बट 1 मीटर से कम थिकनेस का होता है, यहाँ पे थिकनेस कम होगी। डाइक जो है वो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बस ऐसे खड़ा रहता है सीधा बैथोलिथ। तो सब में, और ये जो ये सब प्री में भी काम आएगा, मैचिंग में दे दिया इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, देखो तो ये सब लिखा है ना। सोशल टाइप स्ट्रक्चर, मशरूम टाइप, है ना, सिलेंड्रिकल डोम, बैथोलिथ डोम लाइक स्ट्रक्चर है, फैकोलिथ वेब लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ऊपर भी सब में कीवर्ड लिखे हुए हैं जितने भी हैं। सीधा इस नोट्स में वही लिखा है जितना मेंस में लिख पाओगे, एक लाइन सीधा कीवर्ड, एक लाइन सीधा कीवर्ड। जैसे कौन इन कौन है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। वोल्केनिक प्लग है तो फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इन द वेंट ऑफ वोल्केनो, आप ज्यादा करना चाहो तो प्रीवियस वोल्केनो, है ना। सब में एक दो लाइनें ही बस लिखी हुई हैं जितना मेंस में जरूरी है। क्रेटर कोल्डेरा में पानी भर जाए तो फिर क्रेटर कोल्डेरा लेक बन जा रही है, तो उसको दिखा दिया बना के। इमेज बनाने की कोशिश ज़्यादा करनी है ज्योग्राफी में, और क्या कहते हैं कि लिखने की कोशिश कम करनी है। चलो जी, तो वोल्केनो में ये आ सकता था, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता था, और कारण पूछे हुए हैं। इसके अलावा वोल्केनो पे पूछे हैं इफेक्ट वोल्केनो के, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, डन। एनवायरमेंट वाले जो इम्पैक्ट हैं वो हमने अरब से लिख दिए हैं, ये पूछे भी जा सकते हैं कि वोल्केनो का क्या इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि एयर का पॉल्यूशन हो जाता है, एसिड रेन होना शुरू हो जाती है, जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फर कंटेंट SO2 होता है इसमें, जो गैस होती है, और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है। अच्छी चीज़ है सोइल फर्टिलिटी, ये बढ़ जाती है, न्यू लैंड का फॉर्मेशन होता है, लावा फैल के ठंडा होता है, खासकर जो द्वीप होते हैं ओशियन में, तो उनके इधर उधर लावा फैलता है तो वो द्वीप का विस्तार हो जाता है ना। और वैसे देखें सोइल फर्टिलिटी के हिसाब से तो जो इसमें जो एसिड्स वगैरह होती हैं, तो जो मिट्टी का एक प्रोसीजर है बनने का, इरोजन एक बहुत बड़ी शर्त है, तो वो इरोजन थोड़ा इजीली हो जाता है। तो इतना करके हमारा वोल्केनो वाला मसला कंप्लीट हो गया। अर्थक्वेक देखते हैं भाई, इससे क्या क्या आ सकता है अर्थक्वेक से। पहले क्वेश्चन देख ले रहे हैं, अर्थक्वेक में क्या क्वेश्चन आए हैं। अर्थक्वेक के क्वेश्चन ही लिखे क्या, लिखे हैं, देखो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया, डिस्कस द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक। तो इंडिया की वल्नरेबिलिटी डिस्कस करो, तो मतलब इंडिया के कितने प्रतिशत से में अर्थक्वेक आ सकते हैं, और जोन बता दो, जोन 2, जोन 3, जोन 4 कहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, कहाँ कम आते हैं, है ना। फिर पूछा है कि मेजर फीचर ऑफ
salient feature of major disaster caused by earthquake in different part of India during the last 3 decade। तो ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। लास्ट 3 डिकेड में अगर नहीं भी पता तो आप कुछ कुछ बना के लिख देते कि जो मान लो अगर कि जोन 5 है वो हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं और आपने पढ़ा हुआ है जोन 5 कहाँ पे है, तो आप उसके एक दो जगह के नाम लिख सकते हो। वरना फिर ऐसे ही उत्तराखंड में अर्थक्वेक पिछले 30 साल है ना, तो 30 साल में जो जोन 5 है वहीं पे आए होंगे, तो मरता क्या ना करता अगर याद नहीं है। और ऑब्वियसली नहीं होंगे, ऐसे कोई नहीं करके जाता। अब तो आप कर सकते हो लिख के पीछे, क्योंकि आपको पता है। तो फिर ऐसे बना के लिखा जाता है आंसर, हवाबाजी नहीं करी जाती। ये हवाबाजी नहीं है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। जोन 5 जो हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक इंडिया में आ सकते हैं वो हैं। तो आप उन राज्यों के नाम लिख सकते थे, है ना, बस ऐसे कि उत्तराखंड का अर्थक्वेक, हिमाचल का अर्थक्वेक, ऐसे नाम लिख सकते थे। कुछ ना कुछ तो लिख के आते फिर, है ना। फिर ये पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अपीयर टू इंक्रीज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये बढ़ रही है। हाउ इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट हैज सिग्निफिकेंट गैप। तो ये जीएस थर्ड पेपर का क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट का, पर चूंकि ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है तो हमने इसको यहीं पे कवर करा है। अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट में बस ये लिख देंगे कि अर्थक्वेक टॉपिक डन इन जियोमॉर्फोलॉजी, तो आप वहाँ पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको नहीं करेंगे। हमने अर्थक्वेक का बेसिक भी यहीं पे पढ़ लिया। और ये आगे क्या लिखा है देखना, भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। फिर वही पूछिए अर्थक्वेक जोन, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। और पीसीएस वाला अपना बढ़िया है ना, 22 में पूछा, 24 में पूछा, सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया। एक बार पेटियां लिख दिया, एक बार क्षेत्र लिख दिया, एक बार बेल्ट लिख दिया, एक बार जोन लिख दिया। ठीक है, अगली बार कुछ और लिख देना, यही पूछ लेना फिर से, है ना। इतना बड़ा टॉपिक है, इनको क्वेश्चन ही नहीं मिलते। हाँ, तो यहां से आधार पे हम देखें तो हमें पढ़ना क्या क्या है अर्थक्वेक में। कुछ तो वोल्केनो से हमने सीखा कि वो उसके कारण पूछे थे, तो अर्थक्वेक के क्या कारण है, कारण देख लिए। वोल्केनिक इरप्शन से आता है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आता है, फोल्डिंग फ्रैक्चर की वजह से आता है, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए उसकी वजह से आता है ना। जो अर्थ है अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, गर्म गैस का बोली थी, ठंडी हुई है तो थोड़ी तो अभी भी वो सिकुड़ रही है। मीटियोर्स कोलिशन, फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड कोज हैं, हम डैम बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं, कुछ भी है ना, तो इनकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम ही है। अभी इसके नोट्स अलग से लगे नहीं है, तो ये वोल्केनो वाला ही लगा दिया, तो इसमें अभी इससे काम चला लेना, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो वाले से हम नोट्स देंगे तो इसमें आपका फ्रेश यहाँ पे अर्थक्वेक लिखवा के उसको लगवा देंगे। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ये मेनली तो प्री के काम का टॉपिक है मेजरमेंट, बट सेफ साइड के लिए हमने बोला ना हम एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं कुछ चीज़ें कि बाई चांस ऐसे आ जाए कि जो अर्थक्वेक के क्या कारण हैं और अर्थक्वेक का मापन कैसे किया जाता है। तो आप कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो ऐसे 2 एरो बना के लिख तो दो कि मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल इंटेंसिटी मेजर करता है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है, ये लीनियर मेजरमेंट है, ये लोगरिथमेटिक मेजरमेंट है, 1 से 12 होता है, 1 से 10 होता है। इसमें जो है कि एनर्जी 1 नंबर बढ़ जाए तो एनर्जी 32 गुना बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड 10 गुना बढ़ जाता है। ये हर अगले नंबर पे ज़्यादा डैमेज को शो करता है। एनर्जी कितनी रिलीज हुई, हम टॉपिक पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, यहाँ पहले बता दें। हम बस आपको बता रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ आपको सब्जेक्ट की समझ दे रहे हैं। पढ़ना आपने सेल्फ स्टडी से है, और एक बार आप करके देखो। हमारा ऐसे बहुत उससे मानना है कि अगर अच्छे नोट्स हैं आपके पास तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ये हमारा मानना है स्ट्रिक्टली, है ना। तो आप एक बार इसको, हम आपको पूरी समझ दे रहे हैं, फिर आप इसको तसल्ली से पढ़ के देखना। डन। इसके बाद में अर्थक्वेक वेव्स, इन पे भी अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हमें पूरे चांस है कि इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो अर्थक्वेक वेव होती है इन पे तो मुश्किल से क्वेश्चन आएगा। अर्थक्वेक वेव पृथ्वी के क्या जानकारी देती है आंतरिक संरचना के बारे में, ये क्वेश्चन पूरा आने के चांस है मेंस में। ठीक, तो एस वेव का छाया क्षेत्र है, पी वेव का छाया क्षेत्र है, ये पढ़ ही रखा होगा आपने सब, है ना। तो जैसे कि जो एस वेव है उनकी खासियत है, बहुत शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ये पृथ्वी है, 2 वेव चल रही हैं अभी कि मान लिया पी और एस, जो अंदर चलती हैं 2 चलती हैं पी और एस, और जो सरफेस पे चलती हैं वो 2 चलती हैं एल और आर, लब वेव, रिले वेव, ये प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव।
सरफेस पे 2 चलती हैं और अंदर 2 चलती हैं, भूकंप से जो तरंगें आती हैं। तो इसमें P की खासियत है वो तीनों में चलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो S है उसकी खासियत है वो खाली सॉलिड में चलती है। तो यहाँ से तरंग, जैसे यहाँ से भूकंप आया तो उसकी तरंगें पृथ्वी की पूरी सरफेस पे मिलनी चाहिए, तरंगें सब तरफ जाती हैं इधर पीछे कोई। लेकिन 105 डिग्री के बाद में एस वेव की तरंगें नहीं मिलती, तो उसको बोलते हैं एस वेव का शैडो जोन या छायांकित क्षेत्र। तो फिर लोगों से पूछेंगे कि भाई यहाँ एस वेव क्यों नहीं पहुंची? तो एस वेव सॉलिड में चलती है, लिक्विड गैस में नहीं चलती है। पृथ्वी के अंदर गैस तो क्या ही होगी, इतना प्रेशर है। तो कह रहे हैं पृथ्वी के अंदर एक लेयर लिक्विड होनी चाहिए जिससे ये पार नहीं हो पाई। और वो कितनी गहराई पे होनी चाहिए, वो ये एंगल वेंगल से कुछ मैथ लगा के इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो पी वेव तो यहाँ सब जगह मिलनी चाहिए। तो पी वेव का क्या है, अब इसकी भी अलग कहानी है, सुनो। 105 से 145 तक नहीं मिलती, यहां सब में मिलती हैं, और 145 के बाद सब में मिलती हैं। तो ये तो तीनों में चलती हैं भाई, फिर ये क्यों नहीं मिली? ऐसे माना गया यहां जाके, ऐसा वो है कि जो तरंग होती है, अगर वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाए, कम घनत्व से अधिक घनत्व में, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अंदर कोई बहुत ज्यादा घनत्व वाली चीज होगी, घनत्व बनता है कंप्रेस करने पे, तो वो लिक्विड नहीं हो सकती, सॉलिड ही होगी। वहां जाके पी तरंग की स्पीड बहुत बढ़ गई होगी, वो इधर ना जाके ऐसे आगे को निकल गई होगी। तो पी तरंग का जो छाया क्षेत्र है 105 से 145 के बीच में नहीं मिली, उससे ही अंदाजा लगाया गया पृथ्वी के अंदर एक सॉलिड परत है जिसका घनत्व बहुत ज्यादा है, और उसको बोला गया इनर कोर सॉलिड। और एस तरंग के छाया क्षेत्र से क्या पता चला कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, चूंकि एस तरंगें नहीं मिली, है ना। तो ऐसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है इन तरंगों से। और पृथ्वी की, सोच के देखो आप जरा एक बार, यहां से यहां तक पृथ्वी की गहराई केंद्र से यहां तक लगभग 6400 किलोमीटर है। हमने खुदाई जो अभी तक करी है वो मुश्किल से 27 किलोमीटर की करी है। 6400 किलोमीटर में से कुल 27 किलोमीटर, और जानकारी दे रहे हैं केंद्र तक की कि वो निफे का बना हुआ है, इनर कोर है, उसमें आयरन ज्यादा मिलता है। अरे भाई ये क्या चल रहा है, 27 किलोमीटर की खुदाई करके इतनी जानकारी कैसे दे रहे हो? तो पृथ्वी की जानकारी के स्रोत हैं, उसमें भूकंपीय तरंगे एक बहुत विश्वसनीय स्रोत मानी जाती हैं, और वो पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी देती हैं, गहराई तक की, जैसे अभी हमने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन माध्यम से। तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट इसके पूरे चांस हैं कि भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी कैसे देती हैं। तो ये आप इसमें यहाँ पढ़ लोगे, दिया हुआ है। अब ये तो बेसिक हुआ ज्योग्राफी वाला काम, अर्थक्वेक का। अब इसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आ सकता है ना, तो अर्थक्वेक जोन, जोन 5, जोन 4, 3, 2, पहली जोन नहीं है। उसका रीजन क्या था, जब ओरिजिनली इसको बनाया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, तो इसमें 5 जोन थे। जोन 1 था नो अर्थक्वेक जोन, लेकिन बाद में उसमें भी अर्थक्वेक आने लगे तो उस जोन को हटा दिया और जोन 2 में मिक्स कर लिया। अभी कोई भी नो अर्थक्वेक जोन इंडिया में नहीं है। तो टोटल हमारे 4 जोन हैं, और वो 2 से शुरू होते हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो उसका भी डायग्राम आपको यहाँ समझ पाओ इसलिए दिया हुआ है, और यहाँ पेपर में किस तरह का बना के आना है वो दिया हुआ है ना। इतना कर लोगे तो आपका फिर ये जोन वगैरह वहाँ भी कम आ जाएंगे। अभी यहाँ हमने एग्जाम्पल लिख दिए हैं पिछले दशक के, और अभी हाल ही में जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे आए हैं। अभी आप इसमें 25-26 ये सब ऐड कर लोगे, है ना। बचा कैसे जाए अर्थक्वेक से, तो एनडीएमए की क्या गाइडलाइन है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये सब। तो इतना करके आपका अर्थक्वेक फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी के लिए भी हो जाएगा, और थर्ड पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हो जाएगा। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है, पर धैर्य से देखते रहना। देखो जी, जियो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या आता है आपको पता चल गया होगा।
एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होते हैं? वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आता है ना। और इरोजन में कोस्टल इरोजन एंड सॉइल इरोजन पे क्वेश्चन आ सकता है। वेदरिंग पे अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है, वेदरिंग के टाइप वगैरह की, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, है ना। ये तो हुई प्रोसेस, एक्सटर्नल फोर्स कैसे काम करते हैं, डेनंडिएशन, और ये 3 तरह का है टोटल। फिर इनसे आकृतियां कैसी बनती हैं, मेन तो यही है जियोमॉर्फोलॉजी। तो एओलिन लैंडफॉर्म कैसे हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म कैसे हैं, है ना, फ्लूवियल लैंडफॉर्म कैसे हैं, तो वो सब पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमने देख लिया। उनके या तो इरोजनल लैंडफॉर्म पूछेगा, या डिपोजिशनल, या दोनों, या कोई पर्टिकुलर एक आकृति भी पूछ सकता है। आ गया समझ में? एक झटके में आपको पता चल गया कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बात आई इंटरनल फोर्सेस की। ये 2 होते हैं, सडन, यहां पे लिखते हैं सडन एंड स्लो। तो सडन में 2 हैं फिर, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो वोल्केनो में लैंडफॉर्म, वोल्केनो के कारण, वोल्केनो के प्रभाव। एक चुटकी में पता चल गया आपको वोल्केनो में क्या पढ़ना है, हाँ? पता चल गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना एक बार, है ना। यस लिख के जाना कि हाँ हमें जियोमॉर्फोलॉजी में सब पता चल गया, कहाँ से क्या आएगा। अब मन लगा के पढ़ेंगे, बढ़िया से सेल्फ स्टडी करेंगे। इसके बाद में टेस्ट होगा फिर जियोमॉर्फोलॉजी का। पहले PYQ करके दिखाएंगे आपको कैसे लिखना है आंसर, फिर उसके बाद में आपको मॉडल क्वेश्चन दिए जाएंगे जो फ्यूचर में आ सकते हैं, है ना, जिनके आने के पूरे चांस हैं। मान लो जैसे यही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का आ सकता है, लेकिन पूछा नहीं गया, तो इस टाइप के। तो अर्थक्वेक में क्या आ सकता है, इसके कारण आ सकते हैं। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट आ सकती है, वोल्केनो में भी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता था, है ना। और इसमें NDMA की गाइडलाइन वगैरह, जो जोनिंग है, मैपिंग, हैजार्ड मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है ना। तो अर्थक्वेक में वो भी हमने देख लिया, कहाँ पे जोन 2 है, कहाँ जोन 3 है। चलो भाई, तो हमारे एक्सटर्नल कंप्लीट हो गए और इंटरनल फोर्सेस में सडन वाले कंप्लीट हो गए। अब बस क्या बचे जियोमॉर्फोलॉजी में, एक्सटर्नल फोर्स कंप्लीट, इंटरनल वाले में सडन कंप्लीट। अब क्या बचे हैं बस इंटरनल वाले में स्लो मूवमेंट। इन पे क्या क्या आता है इसको समझना है। देखो, तो स्लो मूवमेंट 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसमें हॉरिजॉन्टल वाले मूवमेंट को डिफाइन करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो यहाँ पे ये आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको हम एक बार देख लेते हैं जरा, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री पहले की बता दे रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक से पहले क्या होता था। बस यहाँ प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है, इतना पढ़ के आपका जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका थोड़ा सा बेसिक और बताएंगे, इससे पहले का क्या कहानी है। चलो तो भाई, पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कहानी समझ लो आप, कहाँ मिलेगी ये कहानी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, एक मिनट बस। इसमें है नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आते, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो हम बस बता दे रहे हैं। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें समझनी है। तो जो पृथ्वी है गर्म गैस का गोला थी, ठंडी हुई, ऊपर की परत सॉलिड हो गई तो क्रस्ट बन गया। तो बहुत लंबे समय तक ये माना गया कि ये जो क्रस्ट है ये स्टेबल है, जो जहां है वो वहीं रहना है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता, मोमेंट नहीं होता। तो थ्योरी थी इसमें, लोथर ग्रीन की था, लाप्लास की थ्योरी थी, लोथर ग्रीन की कई सारी थ्योरी थी जो इसको स्टेबल बताती थी, लंबे समय तक माना गया। पहला आदमी आया अल्फ्रेड वेगनर, उससे पहले टेलर भी था, बट वेगनर की थ्योरी फेमस है क्योंकि उसने फॉर्मलाइज किया इसको, तो आप वेगनर को ही याद रखो। उसने बोला कि ये जो पृथ्वी के ऊपर की क्रस्ट है ये मूव करती है, मूव। बस उसने एक काम किया वेगनर ने, उसने बोला कि जैसे ये समंदर है और ये महाद्वीप है, ये ओशियानिक क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मूव करती है ओशियन वाली के ऊपर, तभी तो बोलते हैं इसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महासागर विस्थापन सिद्धांत थोड़े ना,
केवल महाद्वीप में मूवमेंट मानता है। बड़े अच्छे अच्छे सबूत दिए, प्रूफ एकदम कि जिग्सा फेट, और बहुत सॉलिड प्रूफ है इनके, सब लिखे हैं, नोट्स में पढ़ लेना। तो वैगनर ने पहली बार सक्सेसफुली ये सिद्ध कर दिया कि जो प्लेट के, पृथ्वी के ऊपर की प्लेट है, क्रस्ट है, उस समय इसको प्लेट नहीं बोलते थे, ये मूव करती है, पर इसमें पानी है जिसके ऊपर वो नहीं करती, बस महाद्वीप वाली करती है, और उसके सबूत भी दे दिए इन्होंने। तो ये हमें पढ़ना है नोट्स में, वैगनर ये काम करे। फिर एक आदमी आया हैरी हेस, उसने सिद्ध कर दिया कि भाई समंदर के नीचे वाली जो है वो भी मूव करती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दे दी उसने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो इसने महाद्वीप बता दिया, इसने महासागर बता दिया, और दोनों ने सिद्ध कर दिए, बड़े अच्छे सबूत दिए हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले ने भी, दोनों ने सिद्ध कर दिया। एक ने सिद्ध कर दिया महाद्वीप में संचलन है, एक ने कर दिया महासागर में है। फिर क्या था, 2-3 लोग आए, मार्गन विल्सन, कुछ ऐसे ऐसे नाम है उनके ना, उन्होंने इन दोनों को मिला के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दे दी कि भाई ये जो सागर के नीचे की है या महाद्वीप के नीचे की है, ये इकट्ठी जुड़ी हुई प्लेट नहीं है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये प्लेटें घूमती रहती हैं। लिथोस्फेयर जो कि ऊपर का क्रस्ट और मेंटल का अपर सॉलिड पार्ट है, उसमें मूवमेंट होता रहता है प्लेट में। तो ये हमारे काम के हैं। महाद्वीप वाला वैगनर, ये भी पेपर में आ सकता है। ये जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये ऑलरेडी आया हुआ है यूपीएससी में क्वेश्चन, नोट्स में देखना आप, अभी ये स्किप हो गया था पढ़ते समय। और प्लेट टेक्टोनिक, और प्लेट टेक्टोनिक से पहले एक आदमी और आएगा, आर्थर होम्स, जो इसने सिद्धांत दिया था वैगनर ने, उसमें सबूत तो बहुत अच्छे दिए थे, पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप कैसे तैर गए, उन्हें कहां से पुल मिल रहा है, इतना फोर्स कहां से मिल रहा है, वो फोर्स ये नहीं बता पाया था। तो वो फोर्स आर्थर होम्स ने बताया। इसने तो एक्सटर्नल फोर्स माना था, टाइडल फोर्स एंड एक फोर्स और था, पोलर फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। आर्थर होम्स बोला कि बाहर से फोर्स नहीं है, पृथ्वी के अंदर ये प्लेट है, इसके अंदर कन्वेक्शनल करंट चल रहे हैं, इसकी वजह से ये प्लेट इधर उधर को चली जाती है। तो आर्थर होम्स का सिद्धांत भी आ सकता है पेपर में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी आ सकती है, वैगनर का सिद्धांत भी आ सकता है, फिर इन सबको मिला के प्लेट टेक्टोनिक बनी है। तो इस वाले पार्ट में जो इंटरनल फोर्स हम पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल इंटरनल, इसमें सडन एंड स्लो, स्लो में प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने से पहले आपको वैगनर की थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, आर्थर होम्स का सिद्धांत, ये 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे आओगे। डन। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या पढ़ना है वो आप यहां से समझ लो। प्लेटों में उसने 3 तरह की गति बताई है कि प्लेटें दूर दूर जा रही हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण। कौन सी करंट होगी इसके नीचे, असेंडिंग है, तभी तो दूर दूर ले जा रही है। प्लेटें पास पास आ रही होंगी, ऐसे। तो कन्वर्जेंस हो रहा है, अभिसरण। तो इसके नीचे कौन सी प्लेट होगी, करंट, डिसेंडिंग कन्वेक्शनल करंट। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, यहाँ पे फोर्स ऑफ टेंशन। ये कीवर्ड है, ये सेम रहने हैं सब जगह। और एक प्लेट ऐसी है, ना तो दूर जा रही ना पास जा रही, बस इसके साथ साथ में ऐसे खिसक रही है, ना तो ऐसे दूर जा रही ना पास आ रही। तो इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोला है। इस वाले को ये कंजर्वेशन हो रहा है, और चूंकि यहाँ पे ये खत्म हो रहा है तो इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोल सकते हैं। ये डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। अब यहां से इन थ्योरी की मदद से उसने बताया है क्या क्या बनता है। तो एक बार हम आपको बना के दिखाते हैं पहले जरा। ये एक कॉन्टिनेंट है और इसी के नीचे कन्वेक्शनल करंट आ गई असेंडिंग, ये इसको इधर फोर्स कर रही है, तो बीच में एक फ्रैक्चर आता है और उतने हिस्से की भूमि नीचे धंस जाती है, तो एक ऐसे जगह बन जाती है। ये उठा हुआ हिस्सा बन जाता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया 1 मिनट के लिए ऐसे। तो ये ब्लॉक माउंटेन बन जाता है और ये रिफ्ट वैली बन जाती है।
पर वो करंट तो अभी भी है इसके नीचे। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके ये हिस्सा पहले इतना ऊंचा था, अब ये कम बचा है, इसको भी तोड़ लेता है। पहले इसमें पानी भर जाता है तो सागर बन जाता है, जैसे लाल सागर अभी ऐसे ही बनना है ना। फिर ये और फैलता है, तो एक दिन ऐसा होता है कि ये से मैग्मा बाहर आ जाता है, ऐसे पूरी सागर के बीच में दरार, तो वो सागर थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर 100-200 हजार साल बाद फिर से मैग्मा बाहर आ जाता है, तो पुराना वाला मैग्मा इधर उधर खिसक जाता है, नया मैग्मा आ जाता है, तो सागर और बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे वो महासागर बन जाता है। तो ये जो लंबी एक पर्वत बनती है मैग्मा से, इसको क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रिज। और ये क्या बन रही है, क्रस्ट। तो इससे वैगनर ने दो बातें बता दी, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने, कि जब डाइवर्जेंस हो रहा है, तो जब ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का हो रहा है, तब तो बन रहे हैं वहां पे ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली एंड एक छोटा सागर है ना, सी। ठीक है। फिर ये सी बड़ा होता होता क्या बन जाएगा, ओशियन। लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा और इसके नीचे की तलहटी पतली हो जाएगी तो लावा बाहर आने लगेगा। लेकिन जब इस पे दोनों पे सी आ गया तो फिर इसको कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट थोड़े बोलेंगे, अब तो इसको ओशियन ओशियन बोलेंगे। इनका डाइवर्जेंस होता है तो क्या बनता है, मिड ओशियनिक रिज, क्रस्ट, और क्या आते हैं वहां पे, अर्थक्वेक। और ये वोल्केनो से तो बने ही है, फिसर इरप्शन वाले वोल्केनो। सेंट्रल इरप्शन नहीं होगा क्योंकि दरार से लावा आ रहा है, तो फिसर इरप्शन। तो ये आकृतियां बता दी उसने, ब्लॉक माउंटेन कैसे बने, रिफ्ट वैली कैसे बनी, मिड ओशियनिक रिज कैसे बने, ओशियनिक क्रस्ट कैसे बनी, सागर कैसे बने, डाइवर्जेंस से बनने वाली आकृतियां बता दी। अब कन्वर्जेंस से कैसे बताता है, ओशियन कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस है, तो ये इतनी बड़ी ओशियनिक प्लेट इतनी बड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही है ना। तो देखो क्या होगा, नीचे जाके ये प्लेट गल जाएगी, गल के ऊपर से इस पूरे इलाके में कमजोर जगह दिखेगी, यहाँ कमजोर जगह मिली, फट के वोल्केनो बाहर, सेंट्रल इरप्शन वाले ज्वालामुखी, यहाँ पे बोला ज्वालामुखी, यहाँ पे बलन पड़ जाएंगे। जब कॉन्टिनेंट से ओशियन होता है तो कॉन्टिनेंट की नदियां वगैरह सब यहाँ लाके अब साथ इकट्ठे कर दी हैं। आप अपने मोहल्ले की नाली में देखो कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ तो सब जगह का पानी पहुंच रहा है, कितना मलबा इकट्ठा होता होगा। तो इस मलबे में फोल्ड पड़ते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। हिमालय ऐसे ही बने हैं, जो टैथिस सी है जब वो जा रहा था नीचे यूरेशियन प्लेट के, तो टैथिस सी के मलबे में फोल्ड पड़ के हिमालय की 3 रेंज बन गई, हिमाद्री, शिवालिक, तो जो 3 रेंज है ना, आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, सब। ठीक। तो यहां से उसने क्या बताया कि ओशियन और कॉन्टिनेंट होते हैं तो क्या बनते हैं, वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन। वोल्केनो भी आ रहे थे और फोल्ड माउंटेन भी बन रहे थे। और इवेंट कौन सी होती है, वोल्केनो भी आते हैं, अर्थक्वेक भी आते हैं। अर्थक्वेक जो है वो हाई इंटेंसिटी के आते हैं, पूरी प्लेट तोड़ के मैग्मा बाहर आया है। और जो वोल्केनो है वो आएंगे सेंट्रल इरप्शन वाले वोल्केनो, तो ये इनमें मतलब ये भी बहुत हाई इंटेंसिटी के होते हैं। फिर इनसे कैसा लावा निकलता है, लावा भी दोनों से अलग अलग तरह का निकलता है, वो सब नोट्स में मिल जाएगा, पढ़ लेना। हम तो ये देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक कौन कौन सी आकृतियों की व्याख्या कर पाता है। प्लेट टेक्टोनिक मियांडर की व्याख्या नहीं कर पाएगा, एक्सटर्नल में तो किसी की व्याख्या नहीं कर सकता, नदी से बनने वाली, पवन से, कोई नहीं व्याख्या करेगा। ये किसकी व्याख्या करेगा, ब्लॉक माउंटेन कैसे बने वो बता देगा, है ना। एंड मिड ओशियनिक रिज कैसे बना वो बता देगा, रिफ्ट वैली कैसे बनी वो बता देगा, वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन बता देगा, नॉन वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन बता देगा, वोल्केनो कहाँ कहाँ आते हैं, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आते हैं वो बता देगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये सब डिफाइन कर पाती है, लेकिन पूरी जियोमॉर्फोलॉजी को डिफाइन नहीं कर पाती, एक्सटर्नल फोर्स वाले नहीं कर पाएगी, है ना। फिर इससे पूछा कि भाई ओशियन ओशियन वाले में क्या बनेंगे, ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस में, तो एक ओशियनिक प्लेट एक दूसरी ओशियनिक प्लेट के नीचे चली गई, इसके ऊपर भी पानी है, इसके ऊपर भी पानी है ना। तो वो नीचे जाके गली और बाहर उस पे, यहाँ पे अवसाद तो इतने होंगे नहीं चूंकि ओशियन का मध्य है, अवसाद तो वहीं आएंगे कॉन्टिनेंट के किनारे, चूंकि कॉन्टिनेंट से ही तो आ रहे थे, तो यहाँ फोल्ड माउंटेन तो नहीं बनते, लेकिन ये नीचे जाके गलता है ऊपर, तो वोल्केनो से यहाँ पे सेंट्रल इरप्शन होता है, और वो जो वोल्केनो है उसका छोटा हिस्सा पानी के बाहर भी आ जाता है,
डीप बन जाते हैं, लाइन से डीप बन जाते हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं कि आइसलैंड आर्क बन गई, यानी कि डीप ये चाप। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिलीपींस आर्किपेलागो कैसे बने? ओशियन के कन्वर्जेंस से बने, है ना। अब इसमें मेंस में इतना बड़ा आंसर कैसे लिखोगे, तो चिंता मत करो, पीवाईक्यू का देखो है क्या। कुछ हमने यहाँ आपको जियोमोर्फोलॉजी की समझ देनी है, अभी पूरी जियोमोर्फोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर हम आपको पीवाईक्यू के आंसर्स बताएंगे, तो वहां से आपको जो सेल्फ स्टडी में कमी रह रही होगी वो दूर हो जाएगी। फिर आपका टेस्ट होगा, तो रही सही कसर वहां पूरी हो जाएगी। टेस्ट में और पीवाईक्यू में मिला के आपके लगभग सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो वो एक तरह से क्लासेस का ही काम करेंगे। आपका ऐसा हो जाएगा कि आपकी पूरी जियोमोर्फोलॉजी क्लास ही हो गई। बस आपको धीरज रखना है थोड़ा सा, है ना। सही काम में संघर्ष ज़्यादा होता है, तो मन लगा के पढ़ते रहना बस, है ना। अब देखो क्या हुआ, तो हमने डाइवर्जेंस वाली तो समझ लिए, कन्वर्जेंस में ओशियन कॉन्टिनेंट देख लिया, इससे तो नॉन वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन बनने थे। ओशियन देख लिया, आइसलैंड आर्क बनने हैं। कॉन्टिनेंट से क्या बनेगा, ऐसे कॉन्टिनेंट है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन लग रहा है, पेपर है, दोनों तरफ से अंदर को दबाव डालोगे तो ऐसे बीच में से उठ जाएगा ना पेपर, है ना। तो इसको बोलते हैं होस्ट पर्वत, होस्ट माउंटेन। और ये जो नीचे बना है इसको ग्रेवन। तो जैसे दूर दूर जाने से ब्लॉक माउंटेन बनने थे, ऐसे पास पास कंप्रेस कर दो, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, तो होस्ट माउंटेन। तो होस्ट माउंटेन कैसे बने, आइसलैंड आर्क कैसे बने, वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन, नॉन वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन कैसे बने, मिड ओशियानिक रिज कैसे बना, ब्लॉक माउंटेन कैसे बने, इन सब के आंसर, इन सब आकृतियों की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करती है। तो अब इतना पढ़ने के बाद में जियोमोर्फोलॉजी में आपको एक्सटर्नल फोर्स में से क्या क्या आता है समझ में आ गया। इरोजन पे क्वेश्चन आ सकता है, और मास मूवमेंट में लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आता ही है, और वो 5 तरह के कौन कौन से लैंडफॉर्म किसने बनाए हैं वो आ सकता है। इधर से बात करें तो अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आ सकता है, वोल्केनो पे आ सकता है सडन वालों में, और स्लो वाले में केवल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा तो यही 5 चीजें पूछेगा। इनमें से 2 पूछ चुका है अब तक, आइसलैंड आर्क पूछ लिया एंड वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन पूछ लिया, 2 चीजें पूछ चुका। तो फ्यूचर में 3 बची, ब्लॉक माउंटेन पूछ लेगा, मिड ओशियानिक रिज पूछ लेगा, है ना, या जो होस्ट माउंटेन वगैरह हैं वो पूछ लेगा। जिसको सिलेबस पता है तो वो अंदाजा लगा लेता है कि ये आ गया तो अब आगे क्या आएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मान लो 5 चीजों की मेजरली व्याख्या कर रही है, 2 आ चुकी तो बाकी की 3 और पढ़ लो, है ना। और जब वो 2 आ चुकी हैं उनका पीवाईक्यू हम आपको लिख के दिखाएंगे, तो उससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि जो बाकी वाले 3 हैं उनके नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। हमारे नोट्स में तो सब कुछ है, उसमें कैसे याद करें, कैसे आंसर लिखें, ये सब आप पीवाईक्यू के सॉल्यूशन से देखोगे। इस तरह से ये कोर्स डिजाइन हुआ है। यहाँ एक तरह से हर टॉपिक पे डिस्कस हो जाएगा, पीवाईक्यू एंड मॉडल आंसर के क्रम में हर टॉपिक पे डिस्कस हो जाएगा, और आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो जियोमोर्फोलॉजी में ये, इससे अलग और क्या पढ़ना होता है जियोमोर्फोलॉजी में? कंप्लीट है ये जियोमोर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, थोड़ा सा बेसिक और पढ़ना होता है। ये जो पृथ्वी की सतह पे आकृतियां बनी हैं, ये रॉक है, रॉक की आकृतियां बननी है, तो ये रॉक और रह गया पढ़ने से। जो रॉक है वो मिनरल से बनी है, मिनरल जो है वो एलिमेंट से बने हैं। तो एलिमेंट पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में, ये तो प्री का है कि क्रस्ट में कौन पदार्थ ज्यादा मात्रा में है और ये सब। मिनरल पे आएगा, लेकिन वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलग है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वहां पे हम पढ़ेंगे। तो ये रॉक और देखना है, रॉक से क्या क्वेश्चन आते हैं भाई। तो रॉक 3 तरह की होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनसे जो क्वेश्चन आ सकता है वो बस इनकी कैरेक्टरिस्टिक और इनके टाइप, जैसे एक के बता दे रहे हैं हम आपको, इग्नियस रॉक हैं, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें ज्वाइंट होते हैं, इनमें क्रिस्टल होते हैं, ये अपारगम्य होती हैं, पानी को निकलने नहीं देती, फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है, केमिकल वेदरिंग कम होती है
है ना, लावा के ठंडे होने से बनती हैं। पृथ्वी पे सबसे पहले ये चट्टानें बनी थी, तो इनको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इनमें फॉसिल्स नहीं होते, नॉन फॉसिल फेरस होती हैं। तो ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फिर ये कितनी तरह की होती हैं, तो पृथ्वी के भीतर बनती हैं और बाहर बनती हैं। तो भाई साहब वोल्केनो के ठंडा, सॉरी लावा के ठंडा होने से, मैग्मा के ठंडा होने से बननी थी, तो ये वही तो है वोल्केनो वाली। तो वो जो पढ़ के आए थे अभी, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सिल, सीट, डाइक, और जो बाहर पढ़े थे क्रेटर, काल्डेरा, कौन, वही सब इनके टाइप हो गए। इसको बोल दिया इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। तो प्राइमरी रॉक में ये आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप। ऐसे ही सेडिमेंट्री के कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप, मेटामॉर्फिक के कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप। प्री की क्लास चल नहीं रही है, प्री में बस कैरेक्टरिस्टिक काम किए हैं, और सेडिमेंट्री की भी कैरेक्टरिस्टिक काम की है। मेटामॉर्फिक की कैरेक्टरिस्टिक काम की नहीं है, कौन सी रॉक किस में कन्वर्ट होती है, उसकी मेटामॉर्फिज्म से क्या बनता है वो, तो वो तो अभी अपन का चर्चा का विषय ही नहीं है। तो ये आपका पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का मसला कंप्लीट हुआ कि आप रॉक पढ़ लो, फिर इंटरनल फोर्स पढ़ लो, फिर एक्सटर्नल फोर्स पढ़ लो, आपके मसले कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ आप देख लो, लाइन से आपके ये नोट्स दिए हुए हैं। रॉक बता दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी हो गई, फिर आर्थर ओम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी हो गई, है ना। इन सब में कुछ कुछ इमेज भी लगी हुई है। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ सकती है, तो भाई वो भी हो गई। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ सकती है, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। डायग्राम भी बता दिए किसमें कौन कौन से लगा देना। मेंटल प्लूम आ सकता है, हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम भी बताया था, तो वो भी यहाँ पे लगा दिया है। इसका हैंडमेड डायग्राम लगा देंगे जिससे आप एग्जाम में बना पाओ। वोल्केनिज्म, तो ये वोल्केनिज्म के नोट्स हो गए कि उसका वितरण क्या है, उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनना है, इमेज सब में लगी हुई हैं। फिर अर्थक्वेक, तो सेम अर्थक्वेक भी अपना सारे नोट्स जल्दी से दिखा दे रहे हैं, है ना। फिर सुनामी है, सुनामी रह गया, चलो इसको भी देखो जरा जल्दी से एक बार। सुनामी पे देखना, पता नहीं यूपीएससी को क्या प्यार हुआ है सुनामी से। 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2017 में भी पूछा है, और यूपीपीसीएस ने भी पूछा है कि सुनामी है और इसके विशेषताएं, कारण, प्रभाव, ये सब लिखो। हल्का हल्का हम आपको सब कुछ बता रहे हैं जिससे कि आप इन नोट्स को आसानी से पढ़ पाओ, है ना। फिर बाद में तो ये टोपोग्राफी है, कास्ट टोपोग्राफी, ग्लेशियर, और ये सब इजीली आप इन्हें पढ़ पाओगे। तो ये सुनामी वाला और देखना था हल्का सा, इसको समझ लो। जैसे मान लो ये समुद्र के अंदर कहीं से वो आ गया, पहले आप थोड़ा सा ये समझो, ये जो समुद्र का पानी है ना ऊपर, ये स्थिर नहीं रहता कभी भी, इसमें मोशन होता रहता है। एक तो यहीं पे ऊपर नीचे होता रहता है, तो जो वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है उसको तो बोलते हैं ये वेव। एक ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, उसको बोलते हैं टाइड। एक पूरे समंदर में घूम के इधर से उधर, मान लो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन है, तो यहाँ से तरंग जा रही है, यहाँ तक आ रही है, तरंग नहीं है सॉरी, फिर इसको क्या बोलते हैं, करंट। तो ये सब करंट, वेव, टाइड, ये हम ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी में। सुनामी हम यहीं पे पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई, सुनामी यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझ लो। ये है पानी, थोड़ा सा और ठीक से बनाते हैं इसको। ऐसे यहाँ पे ये पानी है, थोड़ा सा और ऊंचा बनाते हैं। ऐसे ही होता है रियल में, है ना। ये वाला हिस्सा उथला होता है, तो इसके ऊपर ये तरंगे हैं ऐसे। नॉर्मली लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं, सर्फिंग करते हैं, देखा होगा वो, है ना, कि तरंग के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ओके, वेव। तो अगर इसकी तलहटी में यहाँ कहीं अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ से अर्थक्वेक की वेव भी निकलती है, मान लो ऐसे। इन दोनों का आपस में मिलके इंटरफेरेंस या व्यतिकरण होता है, जिससे ये जो तरंग है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ये इतनी ऊंची जा रही थी पहले, तो अभी इतनी ऊंची जाने लगेगी, और जैसे जैसे आगे जाती है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है। और चूंकि आगे तो ये उथला है, तो तरंग का निचला वाला हिस्सा इससे टकरा जाता है, तो क्या होगा, तरंग टूट जाती है, और ये ऊपर वाली तरंग यहाँ धड़ाम से गिरती है, और यहाँ ऐसे कि कई कई मीटर ऊंची पानी की दीवार सी यहाँ पे आके गिरती है, यहाँ की सारी चीजें बहा के ले जाती है, यहाँ बहुत तोड़ फोड़ करती है। इसी को सुनामी बोलते हैं, ठीक है।
तो अब सुनामी वाला भी पढ़ लेना, वो भी आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसके नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, जिन लोगों ने भी इसको परचेज करा है। और अच्छे से आप इसको पढ़ो, कोई भी डाउट है अपने तो कभी हफ्ते में 10 दिन में आप उनको पूछो। PYQ सॉल्यूशन जो है वो हम आपको इसको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।